अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। नए दिन के साथ मैं हूँ महक असलम और मैं हूँ किरण आफ्ताब। खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। तो भाई आज ईद का मौका है और मैं नहीं बताऊंगी कि मैं सेवैया खा के आ गई हूँ और मैं खुश हूँ इस बात पे। और तुमने 3 बार ईद मुबारक कह दिया ना महक, तो मैं ये सोचती हूँ खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। आपको सेवैया खाने का मौका मिला। यस, मुझे ये मौका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मेरे घर में कोई बनाने वाला नहीं था और सवेरे कुछ बनाना नहीं आता। अच्छा, वैसे ना मिलना भी सामान का जरा मुश्किल हुआ जा रहा था। मैं बिल्कुल ये देख रहे थे कि स्टोर्स बंद थे, लोगों को थोड़ी मुश्किलात थी। इससे किरण हमें ये लग रहा है कि ये ईद गुज़श्ता ईद की निस्बत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। थोड़ी सी, और इसके लिए हमें बहुत मुख्तलिफ करना पड़ा। जैसे कि जब मैं ऑफिस आई तो मैं और महक इस तरह से मिले, हाय अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। हमने एक दूसरे को आदाब किया, फासले से किया, एंड वी वर हैप्पी लाइक दिस। आप भी पूरा दिन कोशिश कीजिएगा कि इसी तरह से एक दूसरे को ईद मिले। अच्छा देखिए, अगर बात ईद मनाने की है और इसके साथ साथ कोरोना से लड़ने की है, मुख्तलिफ एहतियात अपनाने की है, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कह चुके, ऐसा वज़ीर आला सिंध भी कह चुके, ऐसा तो अपोजिशन रहनुमा भी कह चुके, हमारी सियासी शख्सियात, अवामी नुमाइंदे, दीगर अहम शख्सियात, वो लोग कि जो इस मुल्क को चला रहे हैं, वो सब के सब इस बात का, इस एहतियात का पास रख रहे हैं। तो फिर मैं और आप ऐसा क्यों ना करें? बिल्कुल, तो हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन एक सवाल है कि हमें ईदी कैसे मिलेगी, हम वो कैसे लेंगे? फूके पहले फूक डाले लेकिन मेरे ख्याल से कि ईदी इस दफा एनवेलप में देनी चाहिए। ओके, है ना, ये भी एक बेहतरीन तरीका है। और ज्यादा पैसे उसके अंदर तो आंखें बंद करके दे दे लिफाफा। सही हो गया। हमारे साथ वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं। शाह साहब, ईद मुबारक। ईद का दिन कैसा गुजर रहा है आपका? आपको भी ईद मुबारक हो। बस ईद तो इस दफा की बड़ी मान पड़ गई, यके बाद दीगर ऐसी खबरें आई। पहले कोरोना की अमवात से अफसरदा थे, मरीजों की परेशानी थी। फिर जो कराची का सानिया हुआ है उसने बहुत सदमा दिया है। बड़ी दुख भरी कहानियां सुनने को मिली हैं और कुछ जाने वाले लोग थे उससे मुतासिर हुए हैं। तो उससे ईद बस नमाज की हद तक तो ठीक है, लेकिन और इससे आगे जी नहीं चाह रहा। अच्छा, अब देखिए ना, अब चूँकि आपने ये तस्करा भी कर दिया, एक तरफ तो ये सारी ज़िंदगी का मलाल मिला है हमको शाह साहब, जो कुछ हुआ कराची में, और दूसरी तरफ ये कि इस सब में ना, चूँकि अब देखिए सादगी के साथ है ईद, मौका ऐसा है, तो कुछ पॉजिटिव बातें भी हुई। मैं चाहती हूँ कि उसके ऊपर भी आपका कमेंट हो। हमने ये देखा कि अहले इलाका वहाँ पर रेस्क्यू टीम्स के साथ में, बहुत मुश्किल था रेस्क्यू का काम करना, लेकिन वो आगे से आगे थे। हमने देखा कि जो यहाँ पर NGOs हैं सर, वो रात देर तक वो लोग काम करते रहे, वो लोग पूरी कोशिश करते रहे किसी तरह से जो 19 से ज़ायद घर, 20 से ज़ायद घर जो मुतासर हुए हैं, वो उन लोगों को वहाँ से शिफ्ट कराएं, दीगर कामों में हिस्सा लें। तो मेरे ख़्याल में ये ट्रू कराची था, ये बिल्कुल सच्चा पाकिस्तान था कि हम गमों का सामना, कठिन तरीन सूरत हाल का सामना भी मिलजुल कर करते हैं। हमने इस तकलीफ़ के लम्हे में शाह साहब, हम क्या ये वाकई ऐसा साबित कर पाए? देखिए, बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है। इतना बड़ा सानिया था, कराची के लोगों ने और वहाँ के जो अहले इलाका थे, जिस तरह NGOs ने, सिविल डिफेंस के लोगों ने, पुलिस ने, अफवाज ने, रेंजर्स ने, सब ने मिलकर जो वहाँ काम किया है ना जी, उससे एक बड़ा हौसला होता है कौम को। नहीं, ये कौम जिंदा दिरान की कौम है और तकलीफ में वो साथ खड़ी हो जाती है, जुड़ जाती है, और ये बड़ी खुशाइंद चीज देखने को आई है। इन मुश्किलात बावजूद आपने देखा कि लोगों ने बड़ा हौसला दिखाया, जिससे लोगों को बड़ी खुशी हुई। लोगों ने रिस्क लिया, लोगों ने अपनी परवाह नहीं की। और शाह साहब, इससे पहले देखिए आपने खुद भी मेंशन किया कि हमने जैसे रमज़ान गुजारे हैं, जैसे रोज़े गुजरे हैं, मेरे ख्याल में इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। इतने SOPs के साथ में आपको निकलना पड़े घर से, फिर आप अगर घर पर भी हैं तो भी मोहतात हैं, उन सारी की सारी एहतियात को फॉलो कर रहे हैं, और फिर ये कि आसपास के लोगों की मदद कर रहे हैं। एक तरफ तो हमको अभी भी लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है शाह साहब कि कोरोना है, इससे थोड़ा सा बच के चलना है, या शायद बहुत ज़्यादा बच के चलना है। और दूसरी तरफ शाह साहब ये भी है कि हमने ये भी देखा कि ये भी एक ऐसा मरहला बना
कि हमने बिल्कुल भी जो है ना वो इस बात की परवाह नहीं की हमारे लोगों ने कि हमारे अपने पास में हमारे रिजर्व कम हो रहे हैं। हेल्प किया है। अगर हम कराची वाले वाक़े को सामने रखें तब भी हमने ये देखा, और अगर हम सारा का सारा मामला रखें वो 2 महीने की जो सारी की सारी सफरिंग है उसमें भी लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। देखिए, आपने लोगों को बहुत कॉन्शियस किया है, मीडिया ने अवेयरनेस देने की पूरी कोशिश की है और हुकूमत भी समझाती रही है कि आपके अपने मफाद में है एहतियात करना। बिल्कुल। लेकिन सच बात है, लोगों ने की है और उनको फिर भी समझाने की जरूरत है कि ये जो SOPs बनाए गए हैं ये इन पर मुसल्लत नहीं किए गए, ये उनकी बेहतरी के लिए है, उनकी बका के लिए, उनकी अपने घर वालों के बेहतरी के लिए है। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो किसका नुकसान कर रहे हैं? सबसे बढ़कर अपना नुकसान कर रहे हैं। तो अभी भी हमें गाफिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी मई में और जून में स्पाइक आ सकता है, स्पाइक में आना है, मुश्किलात बढ़ सकती हैं, तो इसलिए जिम्मेदाराना रवैया होना चाहिए लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल। और शाह साहब, अगर हम थोड़ा सा कश्मीर की तरफ रुख करें, आज के दिन भी भारत की जानिब से जुल्म सतम का सिलसिला वही है, वही लॉकडाउन है, वो जितने कर्ब और जितने दर्द में हैं वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है, और आज के दिन उन्हें भी फरामोश हम नहीं कर सकते। देखिए, कश्मीर की सूरत हाल तो बहुत दर्दनाक है। दर्दनाक इसलिए है कि कोरोना से पहले भी वो दिक्कतें थे और एक कर्ब से गुजर रहे थे जो हिंदुस्तान की फोर्सेस वहाँ कर रही थी। जिस किस्म का वो लॉकडाउन उनका था, जिस किस्म पे उन पर जुल्म हो रहा था, वो आपके सामने है। फिर ख्याल था कि कोरोना के बाद कुछ आसानियां पैदा होंगी, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लिफ्ट होंगी, हरगिज नहीं हुई। बल्कि कोरोना की आड़ में हिंदुस्तान की हुकूमत ने, बीजेपी सरकार ने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश की। डोमिसाइल का जो रूल्स है उनमें तरमीम कर दी, और जो नॉन रेजिडेंट हैं कश्मीरी उनको रेजिडेंस देनी शुरू कर दी। उन्होंने सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है पहले से बढ़ा दिए, लोगों के घरों को जलाया, लोगों के माल लूटे, लोगों की किस्मतें लूटी। अब ये जो तकलीफ दे चीज है ना, ये बहुत परेशान कुन है। इस्लामोफोबिया आप देख रहे हैं किस अंदाज में बढ़ा है। मुसलमानों को हिंदुस्तान में किस तरह कहा गया कि सुपर स्प्रेडर्स हैं, हम जिहाद लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ, मतलब कोरोना जिहाद का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो इससे बड़ी लोगों की दिल आजारी हुई है, और कश्मीर के लोगों के हौसले को मैं सलाम करता हूँ कि आप देखिए लॉकडाउन 2 महीने का हुआ, हमारे लोग तंग पड़ गए, लेकिन आप देखें 9 महीने 10 महीने से वो लॉकडाउन से वो 2-4 हैं। तो आप उनकी हिम्मत देखिए। सही। और ये एक बात और भी शाह साहब, क्या आप थोड़ा सा वक्त हमें दे रहे हैं, एक आधा सवाल और भी कर लेते हैं आपसे, प्लीज़ थोड़ा सा और टाइम दीजिए। हमने सादगी के साथ ईद मनाना कोई बहुत अरसा पहले शुरू नहीं किया है, मेरे ख्याल में बकरीद से पिछली और अब ये वाली ईद भी आ गई। सादगी के साथ ईद मनाना कितना इम्पोर्टेंट है, और ये लोगों को समझने की कितनी ज़रूरत है कि जब आप सादगी को अपना शियार बनाते हैं तो फिर आप दूसरों के लिए कितने हेल्पफुल हो जाते हैं। देखिए, बेसिकली मैं समझता हूँ ईद जो है वो एक फैमिली ओकेजन होना चाहिए। ईद का एक दिन है कि आप घर बैठे अपने बच्चों को दें, अपने फैमिलीज को टाइम दें, अपने बुजुर्गों को टाइम दें, अपने नवासों को एंजॉय करें, उन वक्त गुजारें। और घर बैठने में बड़ी अच्छी, उम्दा, रौनक और सादा ईद मनाई जा सकती है, बहुत अच्छे तरीके से मनाई जा सकती है। अगर मैं चांद रात को आपसे बात करती ना तो मैं आपसे जरूर पूछती कि ईद की जो मीनिंग है, हम लोगों ने सिर्फ शॉपिंग लिए हुए, लेकिन अब चूंकि ईद का मौका है और ये पुरमसरत मौका है तो बहरहाल इस बात को आज यहाँ छोड़ देते हैं। अब शॉपिंग हो गई सारी की सारी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ईद मुबारक वंस अगेन शाह साहब। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, और आज किरण फितर का दिन और ईद उल फितर के दिन में भी हमने ये देखा कि सियासी माहौल में गर्मा गर्मी रही है। महमूद कुरैशी साहब ने तो बिल्कुल ऐसा नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसे साउंड नहीं कर रहे थे। वो आप किसकी बात कर रही हैं? 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। शेख रशीद साहब की बात करूँ, शेख रशीद साहब कहीं खड़े हों, गरजे बरसे ना, ऐसा कैसे हो सकता है? वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। शेख साहब, ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में जिस तरह मुल्क की मैशत जो तबाह हो रही है,
मुल्क में गुर्बत और महंगाई का एक सैलाब भी आएगा, इस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत बेरोज़गारी होगी, बहुत महंगाई होगी, लेकिन चीज़ें सस्ती भी होंगी क्योंकि मार्केट नहीं है, लोगों की वो परचेज़ पावर नहीं है। लेकिन इकानमी को ठीक करना होगा क्योंकि लोग, गरीब इतना नहीं हिला जितना सफ़ेद पोश हिल गया। ये शटर वाले दुकानदार जो हैं सबसे ज़्यादा नुकसान इनको पहुंचा है क्योंकि सारा इनका सीज़न था, वो सीज़न नहीं लगा और उन पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। इनको खुसूसी छूट देनी चाहिए। ताजरों के लिए कोई रिलीफ हुकूमत की जानिब से आएगा? ज़रूर देनी चाहिए, दुकानदारों को तो ज़रूर देनी चाहिए। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तो हमेशा रिलीफ ले जाते हैं, लेकिन ये वक्त है कि हम दुकानदारों को रिलीफ दें। शटर वाली हर छोटी बड़ी दुकान को रिलीफ देना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि शुगर जो स्कैंडल था उसके बाद अभी आपने कहा कि आटे का स्कैंडल भी आने वाला है, क्या समझते हैं कि शुगर स्कैंडल में और आटा स्कैंडल में लोग सजा होंगे? देखें, केसेस तो जाएंगे, आकी अदालतों का बात है। इस नए महीने में गंदम स्कैंडल भी आ जाएगा। ये नया महीना जो शुरू हो रहा है जून का, जून में अब गंदम स्कैंडल वालों की बारी है और फिर कर्जा लेने वालों की बारी है। सो ये तीन बड़े APPs जो है उनकी बारी नहीं आ रही, वो बारगेन पे चले गए हैं। देखें अब क्या बिजली का रेट निकलता है। अच्छा, ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी देख रहे हैं? मैं नहीं देख रहा, मैं नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की कोई सियासत नहीं देख रहा। अच्छा, ये बताइएगा कि मियां शहबाज शरीफ जो है इस वक्त बज़ाहिर अपोजिशन का लीडर का वो किरदार अदा नहीं कर रहे। देखा जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। क्या समझते हैं कि ये बिलावल भुट्टो को खुला मैदान दिया गया है कि वो आने वाली सियासत में उनका कोई आगे कद काठ बढ़े? मैं इन लोगों की सियासत नहीं देख रहा। मैं इमरान खान को 5 साल पूरे करते देख रहा हूँ। अगर हम खुद अपनी हमाकत की वजह से कहीं ना गिर जाएं तो हम आगे बढ़ेंगे और इमरान खान कोरोना के मसले को से भी बाहर निकलेगा, बाइज्जत बाहर निकलेगा। आपके दोस्त जो हैं वो मुश्किल में आते जा रहे हैं। बस अब उनके काम ही ऐसे हैं। मैं तो हर आदमी को समझाता हूँ कि पैसे के लिए ना मरो, पैसा एक आर्जी चीज़ है। सो पैसे की लालच में पाकिस्तान के सियासतदानों ने जमहूरियत को भी दाव पे लगा दिया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का क्या सियासी पस कोई मंजर? सियासी मुस्तकबिल नहीं है, कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। लोग बड़े समझदार हैं। लोग तो चाहते हैं कि जिन्होंने रकम लूटी है उनको सज़ा मिले और वो इमरान खान से ये तोक़े रखते हैं कि उनको सज़ा मिले। आप क्या समझते हैं कि मियां शहबाज शरीफ पार्टी को लीड कर रहे हैं उस तरह से जिस तरह मियां नवाज शरीफ कर रहे थे? मैं तो समझता हूँ खाकान अब्बासी उस पार्टी को लीड करेगा। शहबाज शरीफ की छुट्टी हो जाएगी। शायद खाकान अब्बासी साहब तो खुद भी नैब के केसेस में हैं इस वक्त। मुझे उनका मुस्तकबिल जो है, उनको मरियम और नवाज शरीफ दोनों की सपोर्ट हासिल है। और मरियम नवाज शरीफ का और इसके अलावा बिलावल भुट्टो का क्या सियासी देख रहे हैं मुस्तकबिल? मैं दोनों का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं देख रहा। जी, ये शेख रशीद अहमद साहब का कहना था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जो सियासी मुस्तकबिल है वो बज़ाहिर को इतना नज़र नहीं आ रहा और ना ही मियां नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान दोबारा वापस आने की उनकी कोई सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो रही है। अलबत्ता उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की जो मैशत है वो कोरोना वायरस ख़त्म होने के बाद भी बहुत मुश्किल से जो है वो स्टेबल होगी और आने वाले दिनों में जो है मुल्क में बेरोज़गारी और महंगाई का एक तूफ़ान आने वाला है। तो जनाब, सिर्फ और सिर्फ मिठाई ही की बात होगी, ईद ही की बात होगी? हम कुछ कोशिश करेंगे कि हम ना सियासी शख्सियात के बारे में भी आपको बताएं। और चूँकि मैं और आप हम लोग तो ईद मना ही रहे हैं, तो ये जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, ज़रा सा हम ये भी अब आपको बताते ना। हम आपको अब लेके चलेंगे जुल्फ़ी बुखारी के घर और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो भला ईद कैसे मनाते हैं, इस बार क्या डिफरेंट है, क्या वो कर रहे हैं। और चूँकि हमारे नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शब्बीर उनके पास हैं, तो फिर कुछ सियासी और गैर सियासी गुफ्तगू एक साथ आपको सुनने को मिलेगी। तो फिर ठीक है, चलते हैं नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शब्बीर की जानिब। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फ़िकार बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। ईद के दिन चूँकि इस वक्त मुल्क में कोरोना की वजह से सूरत हाल बहुत अजीब सी है। जुल्फ़िकार बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच। ये बताएं कि ईद और कोरोना, अब क्या कोरोना से निपटने के लिए हुकूमत इकदाम कर रही है और ये कब तक रहेगा, कितना इंडेफिनिट पीरियड है इसका? लेकिन कोरोना जनरली इंडेफिनिट है कि इवॉल्विंग सिचुएशन है। तो जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन में काफ़ी ईज़ ले आए थे,
लेकिन इस पे फिर हम पे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम इसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं और ऐसी चीज़ें ना करें जिस पे हमें वापस लॉकडाउन की तरफ जाना हो। मतलब जिस तरीके से हम बाज़ारों में फिर रहे हैं, जिस तरीके से कोई सोशल डिस्टेंसिंग है सच नहीं हो रही, तो प्लीज़ मैं सब लोगों को कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि लॉकडाउन वापस ना आए, लोग वापस अपनी ज़िंदगी कुछ हद तक नॉर्मल गुजारें, तो जो हमारे टूरिस्ट जगहें, नथिया गली हो गई, स्वात में कई जगहें, मरी हो गया, प्लीज़ उनकी तरफ ना जाएं। ये अभी भी हमारी सोशल डिस्टेंसिंग और घरों में रहने का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। तो टूरिज़्म बंद हुआ है अब तक, हमने अभी तक नहीं खोला, वो आखिरी फेज़ होगा हमारा। सरकारी टूरिज़्म ये बंद रहेगा ईद के दिनों में भी, और ईद कब तक के किस फेज़ तक ये बंद रहेगा? देखें, टूरिज़्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर दुनिया के जिस मुल्क में आप देखें वो बिल्कुल लास्ट फेज़ है, तो हम भी उसको आखिरी फेज़ में रखेंगे, लेकिन हम काफ़ी एतमाद कर रहे हैं कि टूरिज़्म सेक्टर को हम फैसिलिटेट करें, SMEs को, लोन्स को। हम तो चाहते हैं कि टूरिज़्म एक इंडस्ट्री बने, एक एक्सपोर्ट सर्विसेज इंडस्ट्री बन सके। लेकिन जहाँ तक हमारी साइट्स का है, जगहों का है, लोकेशंस का है, वो चाहे गलियात हो, चाहे पंजाब हो, चाहे फेडरल हो, वो बंद हुई हुई है। प्लीज़ उस चीज़ की रिस्पेक्ट करें कि ये बंद हुई हुई है और बड़ी तादादों में या किसी तादाद में ना जाए, ये बंद हुई हुई है, इसका आप प्लीज़ रिस्पेक्ट करें। जुल्फी, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डेथ टोल रहा कोरोना का, पाकिस्तान के अंदर वो रेशो नहीं रहा। हुकूमत ने जो इकदाम उठाए, क्या वो इकदाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर थे? प्राइम मिनिस्टर साहब की एक विजन है। प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर भी बहुत रह चुके हैं, उनको पता है कि बाहर के सिस्टम्स कैसे हैं, हमारे सिस्टम भी कैसा है। उन्हें उसके मुताबिक उनने ऐसी डिसीजंस ली जो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि एक लीडरशिप का एक उनने नज़ारा दिया है कि ये लीडरशिप इसको कहते हैं। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक तो हमारे अंदर चैरिटेबल एक देने का बहुत है, अल्लाह की मेहरबानी से, और दे भी रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज़ ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब उस तरफ ले गए थे, उन्हें सही डायरेक्शन दी। फिर भी ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। आज हमारे नंबर्स दुनिया से कुछ हद तक बेहतर हैं, कल अल्लाह जाने खुदा न खास्ता ना हो तो उसके मुताबिक हमें तब स्टेप्स लेने होंगे, लेकिन कल के मुताबिक आप आज अभी स्टेप्स उस पर नहीं ले सकते। जिस तरीके से हमारी कर्व जा रही, पता कि उसकी विंडो 2 मंथ है, 6 महीने हैं, 10 माह है, हमें नहीं पता। तो उसके मुताबिक अभी हम सही जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की डिसाइसिव, देखें जहाँ आप देखते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई और मुल्क हो, जो भी मुल्क हो, उनकी जो डिसाइसिव डिसीजन मेकिंग है वो नहीं है। लेकिन जो भी आपने डिसीजन मेकिंग जिस पे कभी तनकीद भी हुई है, वो प्राइम मिनिस्टर से आई है। लॉकडाउन खोलने का, ईज़ करने का, कंस्ट्रक्शन सेक्टर खोलने का, इंडस्ट्री खोलने का, दुकानों का 5 बजे से 5 बजे खोलने का, इस पर पहले तनकीद हुई और फिर वाह वाह हुई। तो तनकीद इसलिए हुई क्योंकि बाकियों को समझ नहीं आई, सिर्फ एक इंसान को समझ आई। जब ये कोरोना आया सामने, केसेस सामने शुरू हुए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी आपके ऊपर। फॉरेन स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, फिर जो लोग बेरोज़गार ओवरसीज़ हैं, काफ़ी जिम्मेदारी थी आपके ऊपर। स्टूडेंट्स के हवाले से कोई अपडेट दें, फ़्लाइट्स के हवाले से कुछ बताएं कि क्या उनका फ्यूचर के अंदर प्लान होगा आपका, और जो बाहर लोग जो बेरोज़गार हुए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उनका क्या होगा? देखें, फ़्लाइट्स से शुरू करें तो शुरू हमने किया था 2000 से, फिर उसको लेके गए हम 6000 पे, फिर उसको लेके गए हम 10 के 12,000 तक, जहाँ हम आज पहुँचे हुए। एक सवाल उठता है कि अगर आप न खास्ता या मैं खुदा न खास्ता कोरोना में हो जाए तो हम हस्पताल जाएंगे, हम अपना टेस्ट करेंगे और हम वापस घर आ जाएंगे जब तक रिजल्ट ना आए। तो जो बाहर के जो पैसेंजर आता है उसमें कौन सी इतनी मजबूरी है कि उसका टेस्ट वहीं करके उसको क्वारंटीन में रखना 3, 4, 5, 6 दिन, एक दफ़ा तो 7 दिन था, तो 7 दिन रख के जब तक रिजल्ट ना आए। मतलब है कि जो आपका इंटरनल स्प्रेड है वो कुछ 90% है, और जो आपका एक्सटर्नल स्प्रेड है वो कुछ 6.4% है, और वो भी नीचे आता जा रहा है। तो उस 6.4 के स्प्रेड के ऊपर, परसेंटेज के ऊपर 90% जो आपका स्प्रेड है वो तो हॉस्पिटल जाके टेस्ट दे के वापस घर आ जाता है। तो बाहर से जो लोग आते हैं उसमें इतनी क्या मजबूरी है कि वो भी उसी तरीके से टेस्ट लेके घर चले जाएं। आप
अपने सिस्टम पे बर्डन नहीं डालते, क्वारंटीन पे बर्डन नहीं डालते, अपने सूबों से खर्चा नहीं कराते, हेल्थ सिस्टम पे बर्डन है। तो ये एक आर्ग्यूमेंट है, इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत है। तो इस पे हम अभी, हमारी उम्मीद है कि देखें, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान नॉर्मैलिटी की तरफ जाए, जैसे था कमर्शलिज्म की तरफ, कि हमारे एयरपोर्ट्स खुलें, फ़्लाइट्स आएँ, दुनिया के साथ आएँ वगैरह। तो जितना हम उस तरफ जा सकते हैं बेहतर है। जहाँ तक आपने पूछे स्टूडेंट्स का ये देखें, जो हमने डेफिनेशन बनाई थी स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज़ की, उसमें स्टूडेंट्स पहले फेज़ में नहीं आते, क्योंकि स्टूडेंट्स डॉर्मेटरीज उनकी अपनी होती है, वो वहाँ रहते हैं, वो वहाँ पढ़ने गए हैं, वसाइल थोड़े बहुत हैं, कहीं के पास ज़्यादा, कहीं के पास कम। लेकिन जो स्टैंडर्ड पाकिस्तानी है वो बेसिकली जिसके पास टाइम बाउंड वीज़ा है, जो लेबर को निकाला गया है, जो लेबर वहाँ फंसा हुआ है, उसको वापस लेके आना। तो हमने अभी पहले फेज़ पे उन पे फोकस की हुई, हमने स्टूडेंट्स पे अभी हम फोकस उसकी तरफ ईद के बाद शुरू करेंगे। तो हमने स्टूडेंट्स पे उस तरीके से फोकस नहीं किया, क्योंकि हमारे पास 40,000 स्टूडेंट जो सिर्फ इंग्लैंड में हैं, कनाडा में हमारे हज़ारों में हैं, ईरान में हमारे पास कुछ 10,000 हैं, सऊदी में हमारे पास कुछ 6,000 हैं, दुनिया के सारे हिस्सों में हमारे स्टूडेंट्स, अमेरिका में हैं। तो अगर आप स्टूडेंट्स में जाएं तो इतनी फ़्लाइट्स नहीं थी कि उनको पहले तो एक हुकूमत को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है। जिन स्टूडेंट्स को हम लेके आए थे वो वुहान के स्टूडेंट्स थे, और उन स्टूडेंट्स को हम इसलिए लेके आए थे अब्बास भाई, क्योंकि ये 6 महीने से इनकी तकलीफ़ मैं भी देख रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी, इनके वालिदैन की तकलीफ़, और अब वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने उनको बचाया। लेकिन फिर भी जिस तकलीफ़ से वो ठहरे हुए थे, खाना पीना उनका, उनके पानी, उनका ये वो हर चीज़, वुहान भी एक बहुत मुश्किलात में था। तो इसलिए हमने उन स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल पैकेज 50,000 रुपये पे हमें एक टिकट कैप कर दिया, जो कोरोना से पहले जो टिकट की प्राइस थी उससे कम था। तो उससे हमने करके उनको एक स्पेशल फेवर पाकिस्तान को, मतलब जो उनको एक किस्म का रिकगनाइज करने का तरीका वो हमने ये अडॉप्ट। जुल्फी भाई, चीनी रिपोर्ट बिलाखिर मंजर आम पर आ गई, पब्लिक भी हो गई, जिम्मेदारों के नाम भी आ गए, आपकी अपनी जमात के लोग भी थे, अपोजिशन के लोग भी थे। इसके ऊपर कमेंट करें, कितना बड़ा इकदाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उठाया है इसको पब्लिक करने का। यानी कोई ये नहीं देखा कि मेरा दोस्त है, मेरा साथी है, नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया। आई थिंक पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर इमरान ख़ान का एक नाम ऐसा था जहाँ लोग चाहे दुश्मन भी हो, चाहे मुखालिफ भी हो, चाहे उनकी फ़िलासफ़ी में, विजन में बिलीव ही नहीं करते थे, लेकिन एक चीज़ उनमें हमेशा सब लोग कहते थे कि उनमें इंसाफ है, इंसानियत है, और वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते चाहे जो भी सिचुएशन हो। इस चीनी रिपोर्ट से मैं समझता हूँ कि जो लोगों के जहन में हल्का सा भी वहम था कि शायद हुकूमत में आके इमरान ख़ान वो इमरान ख़ान ना रहे, आई थिंक अगर इस चीनी रिपोर्ट में कुछ चीज़ की है तो सबसे पहले ये की है कि पहले भी वही इमरान ख़ान था, आज भी वही इमरान ख़ान है, और आगे जाते भी वही इमरान ख़ान होगा। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा स्टेप था जो मैं समझता हूँ कि मैंने नहीं देखा कि कभी इस किस्म की इंक्वायरी, एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड इंक्वायरी की तरफ, मतलब टू दी एक्सटेंट, खाली एक डिटेल मेरे जहन में एक फंस गई थी कि जो ट्रक होते हैं, आई थिंक उसमें कुछ 20 टन का कोई लिमिट होता है कि वो डाल सकते हैं सामान, चलें आप कोई उस पर ज़बरदस्ती सस्पेंशन लगा दें तो 30 की टन हो जाएगा। मतलब इस डिटेल में गए कि जो रिपोर्ट्स और जो चिट्स और जो रिकॉर्डिंग हो रही हुई थी वो दिखा रहे थे कि 70, 80, 70 टन एक ट्रक में डाले, तो बिल्कुल एग्जैजरेटेड, इसका मतलब कि जा नहीं रहा था। इतनी चीनी एक्सपोर्ट हुई है कि अफ़गानिस्तान में कि पूरा अफ़गानिस्तान डायबिटिक हो जाए। मतलब तो ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो मैं शहजाद अकबर साहब को, DGFIA को, पूरी टीम की जो कमेटी है, टीम को, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। लिटिल प्रेशर था टीम पर भी, कोई और प्रेशर था इमरान खान पर भी? देखिए, आई डोंट नो, पॉलिटिकल प्रेशर तो आई डोंट थिंक एज सच कोई था, लेकिन मतलब कि कोई भी था मुझे नहीं पता और उसमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन ज़ाहिर बात है कि एक माफिया है, एक कार्टेल है, तो जब आप
जब आप उस कार्टेल को एक्सपोज करने जाते हैं तो जाहिर बात है वो किसी ना किसी एंगल के थ्रू आपको आप पे प्रेशर डालता है कि एंगल्स आ रहे थे कि चीनी की प्राइसेस हम और भी ऊंची कर देंगे, मतलब ऐसी ब्लैकमेलिंग चलती थी FIA को भी औरों को भी। तो लेकिन एनीवेज उनने बस बोला कि हम इंक्वायरी करेंगे और दुनिया के सामने इंक्वायरी आई है। खान साहब ने कल सबके सामने रिलीज़ भी कर दी, मतलब देर नहीं लगाई किसी चीज़ पे। और जैसे आपने बोला उन्होंने नहीं देखा कि जी उसमें जुल्फी बुखारी है या कोई और है या शबाज शरीफ है या ओमनी ग्रुप है, उनने बस जो हैं वो हैं, जो नहीं है वो नहीं है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट क्वेश्चन है, ईद का दिन है, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, क्या इमरान खान कैरी करेंगे? फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान है? फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी ब्राइट। इसमें ऐसी पाकिस्तान को अल्लाह ने ऐसी चीज़ें दी हैं, ऐसी एसेट्स दी हैं, ऐसा रॉनेस दी है कि अगर हम उसको सही तरीके से उसको हार्नेस करें और अपनी ज़हन अपने अमाल उस तरफ डालें जहाँ हमें डालना चाहिए, बजाय इन चीज़ों पे कि जी अच्छा ये अच्छा काम कर रहा है इसकी टांगें खींचें, या मैं अगर कोई अच्छा बिज़नेस करना जाए वो सोचे कि 2 रुपए की ज़्यादा मैं कुछ गलत बिज़नेस कर लूँ उसमें ज़्यादा मुनाफा। हम अपनी ज़हनियत सिर्फ थोड़ा सा बेहतर कर लें, जो हम करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास एक लीडर है इमरान खान, हमारी यूथ एक की पॉपुलेशन है, वो उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। जो इंसान खेड़ियों से लेके ऑटोगोल को सीरीज़ को कामयाब कर सके क्योंकि उनने बोला है, तो आपको अब देखते हैं कि उनकी कैसी एक पावर है लोगों पे, ज़हनियत पे, यूथ के पे। तो अगर वो खान साहब को अपने सामने एक मिसाल की तरह रखें तो हमारा फ्यूचर ऐसा है। मैंने बार बार बोला कि जैसे कि जो एर्दोगान जब उन्होंने पहली दफ़ा पावर लिया था टर्की में, तो टर्की भी हमारी तरह क्रॉस रोड्स पे था कि या तो और भी नीचे की तरफ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, या ऊपर की तरफ जाएगा। पाकिस्तान भी उस जगह पे खड़ा होता है। और हमारी हुकूमत पे तो ये हुआ है कि 2 साल में जो कुछ हो सकता था हुआ है। इंडिया के साथ इश्यूज़, बॉर्डर इश्यूज़, कोरोना आ गया, ये हमारे डेट के इश्यूज़, जो हमने सारा जो कर्जा हमारे पे था, तो सारी चीज़ें हमने एकदम हमारे पे आई हैं। और जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने खान साहब को इसमें सक्सेसफुल किया है, इसमें दिखाता है कि उनकी नीयत, उनकी लीडरशिप कभी ना कोई दाग था और इंशाल्लाह ना कभी होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब्बास शब्बीर, जुल्फी बुखारी साहब कैसे ईद मनाते हैं और फिर उनकी सियासी राय क्या मुख्तलिफ मामलात में, इस सब के सिलसिले में बात कर रहे थे। वैसे महक मामला तो और भी बहुत सारे हैं ना हमारे पास लोगों को नया दिन के नाज़िम को बताने के लिए। भी सियासी बातें कैसे सोच लेते हैं? अरे उनका काम है। मतलब ईद पे कुछ और सोचना कि क्या खाना पीना, कि किसको कितनी ईदी देनी है, ये चीजें सोचनी चाहिए। ये बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को हमें बहुत सारे लोगों तक लेके जाना है। इसके लिए हम एक ब्रेक ले लें? हाँ बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। मुस्लिम लीग नून की ही रहनुमा है हिना परवेज भट्ट, वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि उनकी ईद गुज़श्ता ईद की निस्बत कितनी मुख्तलिफ है और क्या कोई सियासी एक्टिविटी आज इन है या नहीं। हिना, ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू के लिए। कहिएगा कि आपकी आज की ईद गुज़श्ता ईदों से कितनी मुख्तलिफ है और सबसे ज़्यादा किसे मिस कर रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। एक तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। बिल्कुल ये ईद जो है वो पिछली ईदों से बहुत मुख्तलिफ है। सबसे पहले तो जैसे चांद रात होती है, मैं यूजुअली हर ईद पे चांद रात पे बाहर भी जाती हूँ, मेहंदी लगवाती हूँ, चूड़ियाँ ख़रीदने जाते हैं। लेकिन इस ईद पे हालांकि हुकूमत ने बाज़ार वगैरह खोल भी दिए, लेकिन मैंने ख़ुद और मेरी फ़ैमिली ने एहतियात की और हम लोग बाहर नहीं निकले, इसलिए मेहंदी भी नहीं लगवाई, चूड़ियाँ नहीं ली। तो इसलिए थोड़ी सी ईद कोरोना की वजह से लगा के फीकी है। और मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि देखिए हम लोग सियासतदान रोल मॉडल्स हैं सोसाइटी के, और अगर हम
एग्ज़ाम्पल सेट नहीं करेंगे तो लोग क्यों इस पे बात मानेंगे। तो बाकी लोगों से भी मेरे लिए यही मैसेज है कि बिल्कुल ईद है और आज का दिन बहुत स्पेशल है, लेकिन कोरोना की वजह से जो हम लोगों की SOPs हैं हम उनको थोड़ा सा फॉलो करें। और जिस तरह आपको पता है कि हमारे कल्चर में एक दूसरे से स्पेशली ईद पे गले मिलने का कल्चर है, तो थोड़ा हम सोशल डिस्टेंस ज़रूर रखें। लेकिन ये ईद स्पेशल इसलिए है मेरे लिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो लंदन में तकरीबन 1.5-2 महीना स्टक थे लॉकडाउन की वजह से, फ़्लाइट्स बंद थी एंड दे कुडंट कम। पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी एक हफ़्ता पहले दे बैक इन लाहौर। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं ये ईद अपने वालिदैन के साथ जो है वो मना रही हूँ। तो पर कोरोना ने हमें बड़ी चीज़ें सिखाई हैं और ये भी ज़रूर सिखाया है कि ईद जो है वो स्पेशल है और ऐसे लोग अपने प्यारे लोग अपने फैमिली के साथ गुजारने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। चलिए, अपने तो आपने बता दिया। देखिए, कोरोना की SOPs अपनी जगह, लेकिन ईद की एक ही SOP होती है, वो होती है ईदी। सबको ईद मिलने का इंतज़ार होता है और बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी बच्चों ही की तरह होता है। तो ये फरमाइएगा कि हिना परवेज़ भट्ट को किससे ईदी मिलती है और कितनी ईदी इकट्ठा हो जाती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे हमेशा ईदी का इंतज़ार होता है जब से मैं छोटी सी थी। मुझे याद है कि हम अपने मजंग में, मेरे दादा का घर होता था और हम सब कज़न्स वहाँ इकट्ठे होते थे और वहाँ वो जो ईदी की थदियाँ होती थी, वो जो क्रिस्प नोट होते थे, उससे बड़ी अभी तक मेमोरीज़ हैं। ईदी की अमाउंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती, बट वो मेमोरीज़ जो हैं वो बिल्कुल रहती हैं। अभी भी मैं अपने वालिदैन से, स्पेशली अपने फादर से वेट करती हूँ कि वो मुझे ईद दें। बल्कि जब हम इकट्ठे होते हैं ईद की सुबह नमाज के बाद नाश्ते पे और हमारी सारी फैमिली इकट्ठे होती है, तो बिल्कुल मेरे चचा ताया ईदी देते हैं। तो हमेशा मैं लुक फॉरवर्ड करती हूँ ईदी का। और मैं वही कह रही हूँ कि ईद का ये एक सिंबल है। इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी, इट्स अबाउट आवर ट्रेडिशंस। कि ईद पे पेरेंट्स की तरफ से या अपने चाहने वालों की तरफ से ईदी की अमाउंट जो है वो हमेशा याद रहती है। इसलिए मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं भी अपने बेटे को और बाकी जितने भी लोग हैं उनको ईदी दूँ। बिल्कुल, ईदी तो वो है ना जो कि आपको अगला बंदा खुशी से दे, वो चाहे जितनी मर्जी हो लेकिन खुशी उसमें शामिल होनी चाहिए। तो आप ईदी लेती जिस तरह से है वो तो आपने बता दिया, लेकिन ईदी जो देने का तरीकाकार है या जो आप जितनी ईदी तकसीम करती है वो क्या है और सबसे ज़्यादा ईदी किसे देती हैं आप? मैं अपने बेटे को सबसे ज़्यादा ईदी देती हूँ और क्योंकि वो मांगता भी मेरे से है, स्पेशली ईद के दिन एक्सपेक्ट भी करता है कि अपनी माँ से ईदी ले। और फिर मेरे नेफ्यूज़ और नीसेस हैं। मेरी एक नीस है माशाल्लाह, शी इज़ अ टीनेजर, उसको मैं सबसे ज़्यादा ईदी देती हूँ और 2 छोटे नेफ्यूज़ हैं तो उनको देती हूँ। सो बड़ा अच्छा एक ये सिंबल लगता है कि ईद के दिन बच्चों में ईदी तकसीम करना और बाकी कज़न्स के बच्चे अगर इकट्ठे हों तो उनको देती हूँ। लेकिन इस दफ़ा एक मैं आपको इंटरेस्टिंग वाक़या बताऊँ कि मैं ईद से 2 दिन पहले सुंदर्स फाउंडेशन गई और वहाँ थैलेसीमिया के बच्चों से मेरी मुलाकात भी हुई और हमने उनको ईदी और ईद की बास्केट्स तकसीम की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो सही मायनों में आप गिविंग बैक टू द सोसाइटी करते हो। थैलेसीमिया के ऐसे बच्चे जिनको खून की ज़रूरत है, उनको महीने में 1 बार या 2 बार खून लगता है, वो हमारी ईदी का या हमारी ब्लड डोनेशन के सही उनको देनी चाहिए। क्योंकि कोरोना के वक्त में और स्पेशली लॉकडाउन की वजह से बहुत से ऐसे लोग हॉस्पिटल्स में जाके ब्लड डोनेट करने से दे वर लिटिल स्कैर्ड। तो मैं यही कहूँगी और मैसेज दूँगी आपके चैनल को भी कि अपने व्यूअर्स को सबको कि आप मास्क पहने, आप ग्लव्स पहने, पूरे SOPs फॉलो करें WHO के, लेकिन अपना खून लाजमी दें बिकॉज़ ऐसे बच्चे हैं जिनको आपके खून की ज़रूरत है। तो ये मैं पैगाम दूंगी स्पेशली इस ईद पे कि उन लोगों से हम अपनी खुशियाँ शेयर करें, उन बच्चों से हम अपनी ईदी शेयर करें, ईद गिफ्ट शेयर करें जो इसके सही हकदार हैं। है ना, ये बताइए, वैसे तो सादगी सबसे बड़ा सिंगार है, ऐसा हमने सुना देखा भी,
ये बताइए कि इस बार तो डिफरेंट है, आपने कह भी दिया कि इतना एहतमाम आपने नहीं किया, अब बहुत अच्छी बात है। इससे पहले ईद की तैयारी और ख़ास तौर पर कपड़ों के मामले में किस कदर फ़िक्रमंद हुआ करती थी आप? और वैसे तो जो आज आपने ड्रेस वेयर किया ये भी ज़बरदस्त है, तो ये किसकी चॉइस है? बिल्कुल मैं डिज़ाइनर हूँ, लेकिन रियलिटी की बात है कि मुझे अपने कपड़ों के लिए मुझे ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता। जैसे आपने देखा कि ये जोड़ा मैंने पहना है, इसमें कुछ भी नहीं, सिंपल है, सिर्फ कलर जो है वो स्टैंड आउट कर रहा है और मैंने इसको प्रॉपर एसेसरीज़ के साथ और स्कार्फ के साथ थोड़ा ड्रेसअप कर लिया है। तो मैं बिल्कुल अपने कपड़ों के बारे में वरीड नहीं होती। और मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद था और मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं गई, ना ईद की शॉपिंग के लिए ना ईद के कपड़े ख़रीदने के लिए। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, मुझे कलर अच्छा लगा है, दैट्स इट। सो बिल्कुल मैं वरीड नहीं होती अपने कपड़ों के बारे में। लेकिन ज़रूर मैं डिज़ाइनर हूँ, जब मैं लोगों के कपड़े बनाती हूँ तो मुझे बहुत एहसास होता है, बहुत वरीड होती हूँ। तो लोगों के लिए जब कपड़े बनते हैं तो उनके लिए ज़्यादा मुझे टेंशन होती है, अपने कपड़ों की मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती। अच्छा हिना, जैसे आप जिक्र भी कर रही हैं कि आप खुद डिज़ाइनर हैं और आपकी अगर कलेक्शन देखी जाए तो मुख्तलिफ कलेक्शन और बहुत ज़्यादा रेंज होती है, लेकिन जब आप डिज़ाइन कर रही होती हैं अपने लिए कुछ, तो क्या ये चीज़ माइंड में आप रखती हैं कि मुझे सबसे अलग नज़र आना है, जो डिज़ाइन बाकियों के लिए बनाए वो मैंने अपने लिए नहीं बनाने, मुझे अलग लगना है, कुछ खास त्यौहार पे खास लगना है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारी ईद, स्पेशली हम लोग कश्मीरी हैं, तो हमारी ईद पे ट्रेडिशन होता है कश्मीरी हरीसा, पाए और सारे कज़न्स दूर दराज से मेहमान आते हैं, हमारी तरफ ईद का खाना होता है और दिन में हम लोग सारे अपने ताया की तरफ इकट्ठे होते हैं। लेकिन इस दफ़ा हम सुबह गए थे सिर्फ ताया और सिर्फ क्लोज़ फैमिली थी और रात का खाना कैंसिल कर दिया गया क्योंकि कोरोना की वजह से हम लोग चाहते नहीं थे कि हम इस तरह एक दूसरे को रिस्क पे करें। तो बिल्कुल आपस में मिल के ज़रूर हम खाना एंजॉय करेंगे, लेकिन इस तरह ईद पे एक दूसरे के साथ मिलजुल के वो चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं, स्पेशली कोरोना की वजह से। सही, यानी कि दावतों का एहतमाम भी होता है, लेकिन कोरोना के बायस दावतें होंगी या नहीं होंगी ये हम शायद कुछ ऐसा सोच लेते हैं कि गैदरिंग थोड़ी सी कम कर लेते हैं। तो दावतों पर कुकिंग भी होती है, ये सारा खाना जो है वो खुद ही बनाता है? देखिए अभी जैसे लॉकडाउन था उसमें मैंने बेकिंग जो है वो ज़्यादा उस पर कॉन्सेंट्रेट किया। मैंने लजानिया बेक किया, कपकेक्स, केक्स और पास्ता, इटालियन फूड। वैसे नॉर्मली मुझे खाने का ज़्यादा शौक़ है, कुकिंग का शौक़ नहीं है, लेकिन कुकिंग में मैं बेसिक देसी चीज़ें बना लेती हूँ, बिरयानी, चिकन कढ़ाई। लेकिन अभी तक मैंने वो कश्मीरी खाने नहीं सीखे बिकॉज़ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हरीसा है, उस पर मतलब ओवरनाइट कुकिंग करनी पड़ती है और बड़ा टाइम लगता है। तो अभी मैं बेसिक चीज़ें बना लेती हूँ और बेकिंग कर लेती हूँ, लेकिन कुकिंग की स्किल्स पे मुझे और काम करने की ज़रूरत है। तो चलिए, इस सवाल का जवाब तो आपने दे ही दिया ना हमें कि कुकिंग का कितना शौक़ रखती हैं आप और सबसे अच्छा क्या पका लेती हैं। कश्मीरी खाने वैसे आपको ना ट्राई कर लेने चाहिए, क्या पता कभी हम उस तरफ आएँ और आप बना पाएँ। अच्छा चलिए, थोड़ा सा ना अब हम ये करते हैं, थोड़ा मूड को चेंज करते हैं, फिल्मों का, ड्रामों का ज़रा तस्करा कर लेते हैं। आजकल हर तरफ लोगों के जहन में ना वो और तरगरुल वाला जो एक पूरी सीनरी है ना वो छिड़ा हुआ है, और उसके ऊपर एक ट्वीट भी आपने की थी, वो बाद में बताइएगा, पहले ये बताइए आप फॉलो कर रही हैं इसे? जी बिल्कुल, मैं बड़े शौक़ से देख रही हूँ। जैसे आपको पता है कि 1.5 महीने से लॉकडाउन था और फिर रमज़ान मुबारक शुरू हुआ, तो बड़ी अच्छी रूटीन थी। मैं सहरी तक उर्तुगल देखती थी और मैंने 2 सीजन्स कंप्लीट कर लिए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 150 एपिसोड्स, और मुझे बहुत पसंद आया ये ड्रामा उर्तुगल। और उसमें जिस तरह इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री जो है वो रिवाइव हुआ है, हमारे इस्लामिक लीडर्स जैसे अर्तुगल गाजी है, उसकी जितनी क्वालिटीज़ थी, वो कितना ब्रेव करेजस था, इस्लाम एज ए रिलीजन कितना पावरफुल है। कुछ चीज़ें मुझे उसमें बहुत अच्छी लगी हैं। आप देखें उर्तुगल की जो वालिदा हैं, जब सुलेमान शाह की डेथ के बाद तो उर्तुगल की वालिदा वो कबीले की लीडर बन जाती हैं, तो ख़वातीन का रोल पॉलिटिक्स में बड़ा इम्पॉर्टेंट दिखाया है। इस तरह हलीम सुल्तान जो है वो एक बड़ी ब्रेव कैरेक्टर दिखाई गई है, जिसमें वो खुद जाती है, लेटर जो है वो जाके सुल्तान को दे के आती है। तो और उर्तुगल की अपनी क्वालिटी
क्वालिटीज़, जिस तरह वो ब्रेवरी और करेज शो करते हैं और खुदा में बिलीव कि आपको ज़िंदगी में अगर जब भी लगे कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं या लोग आपके अगेंस्ट कंस्पायर कर रहे हैं, तो आपको पता है कि अल्लाह की ज़ात है, और अगर आप सच पे खड़े हो तो अल्लाह की ज़ात आपके साथ है। बिल्कुल है ना, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। पिछले दिनों आपने एक ट्वीट भी किया था और लिखा था कि मरियम नवाज का जो किरदार है वो एतरल से मिलता जुलता है, लेकिन हिना परवेज बट जो हैं उनकी जिंदगी एतरल के किस किरदार के गिर्द घूमती है? पहले तो बिल्कुल सही, ये मैंने एक ट्वीट की थी सहरी के टाइम पे और उस ट्वीट ने इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी कि अगले दिन मुझे लग रहा था कि मैं पूरे ट्विटर पे अब्यूज़ हो रहा है, मुझे पीटीआई के ट्रोल्स अब्यूज़ कर रहे हैं और बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। एक तो बात यह है कि अगर पीटीआई वाले इमरान खान साहब को किसी भी लीडर के साथ एसोसिएट कर दें तो बिल्कुल ठीक है, उन पे कोई तनकीद नहीं होती। अगर मुझे लगता है कि मरियम बीबी के अंदर मैंने क्वालिटीज़ देखी हैं, रिफ्लेक्शन देखी है कि उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अर्तुगरुल से सिमिलर है, तो उस पर इतना क्रिटिसिज्म क्यों, मरियम नवाज से इतना खौफ क्यों है? बिल्कुल मैंने ये बात की थी, उनका बिलीफ इन गॉड मरियम बीबी का बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने उनको उस टाइम में देखा है कि जिस तरह वो अपने फादर के साथ उन्होंने स्टैंड लिया, ब्रेवरी और करेज के साथ उन्होंने वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है वो रिवाइव किया, वो वापस अपने वालिद के साथ खुद गिरफ्तारी देने आई और उनकी वालदा की जब फौत हुई तब वो जेल पे थी, तो मरियम बीबी ने बड़ी चीज़ों को बड़ी ब्रेवरी और करेज के साथ डील किया है। जब वो जलसों पे जाती थी तो वो इस तरह क्राउड को मोबिलाइज कर लेती थी कि लगता ही नहीं था कि इतनी डायनामिक क्वालिटीज़, तो मुझे ज़रूर उनमें लगता है कि शी इज़ अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसलिए वो मैंने बात की। तो मुझे नहीं पता, मैंने अपने बारे में नहीं सोचा, लेकिन आई एम श्योर कि जो अर्तुगरुल के साथी हैं जिसमें तुर्गत है वो एक उसको भी लोग बड़ा पसंद करते हैं, वो बड़ा लॉयल है अर्तुगरुल के साथ और बड़ा ब्रेव है, तो आई एम होपिंग कि शायद मैं तुर्गत से रिजेंबल करती हूँ। हिना साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ थी। ईद मुबारक एक बार फिर से आपको कहेंगे, और बड़े अच्छे किरदार आपने चूज़ किए और उनसे रेलेवेंसीज ढूंढी। वैसे इस पे थोड़ा सा सोच लीजिएगा, आगे चलकर कुर्तोगलू भी एक किरदार है, तो अपनी सफ़ों में लोग आजकल उसको भी तलाश कर रहे होते हैं, आप लोग भी देखिए। ईद और कोरोना और एसओपी साथ साथ, और अगर आप ये कहें कि मीठी ईद के रंग ज़रा से फीके हुए इसी सब की वजह से, तो गलत नहीं होगा। तो बच्चों ने जो तन मन धन की बाजी लगाकर कल ईदी इकट्ठा की थी ना, अब इसे जमा करना तो आसान था, इसे खर्च करना बड़ा मुश्किल बन गया है। और अगर इन छोटे छोटे पाले पाले बच्चों की बात कर लें तो इन्हें घर में बैठना पड़ेगा और आराम करना पड़ेगा, या घर में ही छोटे छोटे खेल खेलने होंगे। अब ये नोट गिनने वाला मरहला जो है ना वो जारी रहेगा, खर्च करने की बात नहीं होने वाली। हाँ, ये ज़रूर होगा कि गेट टुगेदर्स होंगे, चटपटे खाने बनेंगे, कुछ इसी की तैयारी रहेगी, ये तो ज़रूर होगा। ये सारे के सारे मामलात हैं, लेकिन कुछ बहसें भी हैं, तो हम ज़रा उसकी बात भी कर लेते हैं। थोड़ा क्विकली आगे बढ़ जाते हैं, वापस आ जाएं, मेरे ऊपर आ जाए अगर पॉसिबल है। बहुत शुक्रिया। You guys are back। तो भाई एक ड्रामा ऐसा जिसे हम सब बहुत दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं, तो ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी, इसके जो मरकज़ी किरदार निभाने वाले अदाकार हैं ना, उन्होंने पाकिस्तानी मद्दाहों के लिए खुसूसी वीडियो पैगाम जारी किया। उन्होंने ईद की मुबारकबाद दी, उनके काम को सराहा गया है और उनको खैर मुबारक भी बड़े प्यार से उसी तरह से कहा जा रहा है। अर्तुगरुल गाजी के मरकज़ी किरदार अदा करने वाले अर्तुगरुल का ये पैगाम, मुझे इनका जो सही नाम है वो तो नहीं आता, लेकिन इनका अर्तुगरुल नाम ही बहुत प्यारा है। खैर, ये जिस तरह से ईद की मुबारकबाद दे रहे थे पाकिस्तानियों को, और जिस तरह से पाकिस्तानियों के हर गम में हर खुशी में शरीक हो रहे हैं, यकीनन ये कहना गलत नहीं होगा कि तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती वाकई बेमिसाल है। अब जरा आ जाते हैं पाकिस्तान में मौजूद सियासतदान किस तरह से अपनी ईद गुजारें। तो सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान का जिक्र करें तो गलत नहीं होगा, वो अपनी ईद की छुट्टियां
नथिया गली में गुजारे। ठंडा मकाम है और वजीर आजम ज़्यादातर यहीं पर ही पाए जाते हैं। वर्जिश का हमेशा ख्याल रखते हैं और फिजिकल फिटनेस पर उनकी ज़्यादा तवज्जो होती है। और किरण, जो हम मनासिर दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को, इस फुटेज में देखा भी जा सकता है कि किस तरह से वजीर आजम ईद वाले दिन भी वॉक करें। मतलब ईद वाले दिन कौन एक्सरसाइज कर सकता है? वजीर आजम भी कर सकते हैं। खिलियात में वजीर आजम 2 से 3 रोज क़याम भी करेंगे, ऐसी भी इत्तलात हैं। और इस क़याम के दौरान यकीनन वो अपनी फिजिकल फिटनेस पर भरपूर तवज्जो देंगे। अभी तक तो ऐसा लग रहा है उनको देखने के बाद में। अच्छा देखिए, ये सब कुछ है और इसके साथ में ये भी है कि हम कोरोना का तज़किरा मैंने पहले किया था ना, लेकिन हम एक सानहे से भी गुजरे हैं। तो अगर हम बात करें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की, तो उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। कौमी क्रिकेटर्स ने कोरोना मुतासरीन और तैयारा हादसे के शहदा के लिए दुआ की अपील भी की, ऐसा उन्होंने कहा। ईद उल फितर पर क्रिकेटर्स के मुबारकबाद के पैगामात। टेस्ट कप्तान अजहर अली ने लिखा, इस ईद पर फैमिली दावतों को मिस कर रहा हूँ, लेकिन ये ठीक है, हम इंतजार कर, जल्द हालात बेहतर हो जाएंगे। बाबर आजम ने ईद की मुबारकबाद देते हुए दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे नेक अमाल कबूल करे और हमें अमन और खुशी और खुशहाली अता करे। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने अपने भाइयों के साथ तस्वीर शेयर की, लिखा, ईद वो है जो अपने भाइयों के साथ गुजरे। नसीम शाह ने वालदा की कब्र पर फातिहा ख्वानी की, लिखा, अम्मी के बगैर पहली ईद है। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार हमको ज्वाइन कर चुके, तो खुशामदीद आपको कहते हैं। थोड़ा ईद की बात कर लेते हैं, थोड़ा मौजू बदल जाएगा। डॉक्टर साहब, कैसे आप? ईद ही बताइएगा, कितनी आप दे चुके, और नाश्ता भी ज़रूर बताइएगा, क्या बना है? अस्सलाम, और आप दोस्तों को भी ईद मुबारक और आपके तमाम देखने वालों को भी ईद मुबारक। लेकिन बिलाशुबा ये ईद सब्र और ईद इस्तकामत है, और ज़ाहिर है कि बहुत ईसार और क़ुरबानी वाली ईद है। हम जिस आजमाइश से गुज़रे हैं, जिन मुश्किलों से गुज़रे हैं, और उससे जो हमारा तबका जो गुर्बत और ख़ते अफलास से नीचे गया है, हमें और ज़्यादा उसकी तरफ मुतवज्जह होना है और उन्हें भी अपनी ईद में जितना मुमकिन हो, जिस हद तक मुमकिन हो, शामिल करना है। बिल्कुल फारूक साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जितना हो सके उन्हें शामिल किया जाए। ईद होती है हमेशा खुशियों की, लेकिन इस दफ़ा जैसे आपने भी जिक्र किया कि ईद थोड़ी सी फीकी पड़ गई है, लेकिन जो रवायात हैं उनको तो हम निभाते चले आ रहे हैं। ईदी की अगर बात कर ली जाए तो इस ईदी के मामले में फारूक सत्तार साहब कैसे हैं? ईदी लेने में भी मैं काफ़ी सियासी हूँ और ईदी देने के मामले में भी मैं काफ़ी सियासी हूँ। मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी। मैं ईदी उसी तरह देता हूँ जिस तरह कराची को इस्लामाबाद से मुख्तलिफ हुकूमतों ने पैकेज दिया है कि ऐलान कुछ होता है और मिलता कुछ है, और कभी कभी बिल्कुल नहीं मिलता। तो मैं भी इसी तरह ईदी देता हूँ, और जब लेने की बात आती है तो फिर उसमें थोड़ा सा मेरा इसरार और मेरी शिद्दत शामिल होती है, थोड़ा मेरा एजिटेशन शामिल होता है। तो ईदी में ले लेता हूँ आसानी के साथ। बड़ा सियासी सा जवाब दे दिया आपने। चलिए जनाब, ईदी और ईद से मुताल्लिक़ और भी सवाल हैं हमारे पास, हम वो भी करेंगे, लेकिन पहले ज़रा ये तो बता दीजिए ना, दोपहर का खाना, रात का खाना, इसके लिए क्या फरमाइश की? देखिए, शीर खुरमे से बेहतर तो कोई और सौगात होती नहीं है ईद वाले दिन। और नाश्ते में भी कुछ वो सौगात चलती है, मेहमानों के आने का सिलसिला होता है, तो फिर उनको भी थोड़ी सी मिठाई के साथ या कुछ अगर नमकीन रखा हो तो उसके साथ वो उन्हें ऑफ़र किया जाता है। लेकिन मीठी ईद शीर खुरमे के बग़ैर जो है वो नामुकम्मल होती है। दोपहर को दाल चावल मिल जाए तो मेरी मरगूब ग़िज़ा है। रात को कोई सब्ज़ी हल्की फुल्की खा ली या लाइट सा कोई सैंडविच ले लिया वेजिटेबल का, तो ये काफ़ी। लेकिन हमारी ईद में तो हम सुबह जाते हैं अपने शोधा के घरों पर, ताकि उन्हें ये बताएं कि हम उन्हें अपनी खुशियों में भी याद रखते हैं, उनके अहले खाना को। और जो हमारे असीर हैं या जो लापता हमारे साथी हैं, हम उनको भी याद रखते हैं, उनके अहले खाना को याद रखते हैं। और इसके अलावा फिर इस बार चूँकि ये कोविड-19 का मसला था, तो हॉस्पिटल जाना और वहाँ भी अंदर तो खैर जाके मरीज़ों को देखना मुमकिन नहीं होता, लेकिन उनको भी फल और इस तरह के छोटे मोटे को तहाइफ दिए जाएं, तो उनको भी ये बताया जाए कि भाई हमें याद है, अल्लाह उन्हें सेहतयाब करे।
ठीक, फारूक साहब आप जैसे एक कोरोना का जिक्र भी कर रहे हैं, तो फिर कोरोना के बायस आज का दिन आपका कैसा गुजरेगा? क्या अजीज़ो अकारिब से मिलने जाएंगे या फिर घर पे ही रहेंगे? वीडियो कॉल का सहारा लेंगे? मैं शोधा के यहाँ जाता हूँ ईद वाले दिन, उनकी फैमिलीज से मिलता हूँ, असीरों लापता साथियों की फैमिलीज से, और उसके बाद हॉस्पिटल। लेकिन रात को जाहिर है कि ससुराल में एक हाज़िरी कंपलसरी होती है, एक साल की एक हाज़िरी वो लाजमी है, और उससे ससुराल के साथ भी ताल्लुक़ात अच्छे रहते हैं, और जो बच्चों की माँ है उसके साथ भी ताल्लुक़ात अच्छे रहते हैं, तो इसलिए शायद वहाँ पर जाऊँ मैं। डॉक्टर साहब, आपने तो पिछली ईदों पर आप क्या किया करते थे वो बताया ना, इस ईद का के ऊपर क्या प्लान है? बतौर रहनुमा MQM आप शोहदा कब्रिस्तान जाएंगे? शोहदा कब्रिस्तान का प्लान इस बार इसलिए शायद नहीं बनाया था कि जो हम शहीदों के घर जा रहे हैं वो साउथ की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। सेंट्रल गया तो मैं ज़रूर जाऊँगा शोहदा कब्रिस्तान भी, वरना कल चला जाऊँगा। अच्छा चलिए, मैंने चूँकि कह दिया था ना कि मैं ईदी की बात ज़रूर करूँगी आपसे, तो ये स्मार्टनेस के राज और गैर सियासी और सियासी ईदी ये सब छोड़ेंगे। ये फरमाइएगा, आखिरी बार किस उम्र में ईदी मिली थी आपको? कोई बड़ा मिल जाए तो ईदी तो अभी भी ले लेते हैं। और देखिए ईमानदारी की बात है कि काफ़ी सालों से उस तरह तो ईदी जमाने की जिस तरह बचपन में करते थे। हाँ, MQM के बानी हर साल हमें एक छोटा सा लेक्चर भी देते थे ईद वाले दिन कि भाई क्या करना है और किस तरह ईद गुजारनी चाहिए, और उसमें सबको अपनी खुशी में शामिल करना है। तो 90 पर ईद मिलती थी, जो आखिरी ईद मिली मेरे ख्याल में 2015 तक मिली, फिर 2016 में नहीं मिली। ठीक। और फारूक साहब, भाभी ने इस ईद पर क्या फरमाइश की आपसे? उन्होंने क्या ईद ली है? भाभी को कुछ मैं पैसे दे देता हूँ 10,000, और उसी में वो कुछ जो अपने लिए बनाना चाहे बना ले। बेटियाँ मेरी अमेरिका में हैं, उनके लिए कुछ एक आध चीज़ छोटी मोटी ले ली और वो उनको भिजवा दी। तो इसी तरह होता है। वरना तो जब हमारा सबका मिलना होता है तो हमारी असल ईद तो वो जब होती है जब हम बच्चों के साथ मिलते हैं और बच्चे हमारे साथ होते हैं, चाहे हम अमेरिका गए हुए हों चाहे वो यहाँ पर आए। लेकिन इस वक्त तो पूरी दुनिया के जो हालात हैं। डॉक्टर साहब कारकुनान के बारे में बताइए ना, उनको कितनी ईदी देते हैं? कारकुनान को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, और जहाँ ज़रूरत मैं समझता हूँ कि किसी कारकुन को ईदी देनी चाहिए वहाँ देता हूँ, उसकी हौसला अफजाई के लिए, उसकी शाबाशी के लिए। खैर उनकी मेहनत का तो कोई सिला नहीं है, क्योंकि हमारे माली हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं हैं कि हम अपने करीबी कारकुनों का जो सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं, जो मुस्तकिल हमारे साथ होते हैं, जो इलाक़ों में भी लोगों की खिदमत करते हैं, तो उस तरह का माहौल आजकल थोड़ा कम है। लेकिन इंशाअल्लाह अच्छा वक्त आएगा, और वो भी हर चीज़ एक हद में होनी चाहिए, कोई चीज़ भी एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल फारूक साहब, हमारी भी दुआ है कि जल्द अच्छा वक्त आएगा। लेकिन अभी गुज़श्ता दिनों में पाकिस्तान पे एक छोटा सा बुरा वक्त था जब तैयारा क्रैश हुआ और बहुत सारे लोग इसमें जो हैं वो शहीद भी हुए। तैयारा हादसे का शिकार होने वाले अफराद की फैमिलीज़ को आप क्या पैगाम देंगे, क्या मैसेज देंगे इस प्लेटफॉर्म से? कुछ फैमिलीज से तो मैं मिला हूँ, कुछ से मिल रहा हूँ, और उनको मैं यही पैगाम दूंगा कि वो बेचारे यहाँ ईद मनाने आ रहे थे, और ये नाकाबिल फ़हम सानिया है, बहुत तकलीफ़ दे, बहुत दर्दनाक है। और अगर ये अल्लाह की आजमाइश है तो और भी बहुत सारी आजमाइशों से हम गुज़र रहे हैं, लेकिन इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और गैर जानिबदार और शफ़ाफ़ इंक्वायरी हो, और उसकी रिपोर्ट भी मंजर आम पर आनी चाहिए। पहले के हादसों की तरह वो रिपोर्टें गायब ना हो जाएं, और अगर इसमें कोई इंसानी कोताही का दखल है तो फिर ऐसे लोगों का मुहासबा होना चाहिए, उनका हिसाब किताब होना चाहिए कि जिनकी गलती से ये बेगुनाह लोगों की जाने जाती। तो मैं और मेरे साथी उन तमाम मुतासरा ख़ानदान के साथ हम खड़े हैं, और इस वाक़े को हम नहीं भूलेंगे कि आज हम उन्हें याद करें, इस वाक़े को और उन शोहदा को और उनके अहले खाना को, और फिर बस उसके बाद रात गई बात गई ये नहीं होना चाहिए। हमें मुसलसल ये मुतालबा करना है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, गैर जानिबदार, शफ़ाफ़, और उसकी रिपोर्ट जल्द अज जल्द मंजर आम पर आनी चाहिए, और इसमें जो भी वाक़े का ज़िम्मेदार हो उसका मुहासबा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया रुख सतारा, और आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं
कि ये मामला ना रात गई बात गई वाला नहीं होना चाहिए। हक़ाइक़ सामने आने चाहिए, उस पर मुहासबा होना चाहिए, किसी के ऊपर जिम्मेदारी ना डालें। हक़ाइक़ तक जाना बहुत ज़रूरी है। बेहद शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे थे। अच्छा, कुछ और भी मामलात हैं कि जो हमें नया दिन के नाज़रीन के सामने रखने हैं? ब्रेक ले लेते हैं, बाकी सारी बातें उसके बाद। अब ज़रा हम आगे बढ़ जाते हैं, कुछ अपने प्रोमिनेंट सियासतदानों की भी बात कर लेते हैं। वापस सियासतदानों का जिक्र हो जाए कि वो ज़िंदगी या ईद कैसा गुजार है और इस ईद पे उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो हमें ज्वाइन किया है अब्बास शबीर ने, जो कि इस वक्त बाबर अवान साहब के घर पर मौजूद है। उनसे जान लेते हैं कि बाबर अवान वैसे तो कानूनी मामलात में काफ़ी उलझे रहते हैं, लेकिन ईद वाले दिन क्या करें? क्या वो भी कुछ सियासी गुफ्तगू करेंगे या फिर बताएंगे कि पर्सनली वो ईद कैसे गुजारते हैं? तो अब्बास बताइएगा, किस तरह से बाबर अवान साहब ईद गुजारे हैं? शुक्रिया किरण और महक। ईद का दूसरा दिन है और आज मैं मारूफ कानूनदान बाबर अवान साहब के घर पर मौजूद हूँ, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान के एडवाइज़र हैं ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी। बहुत शुक्रिया बाबर साहब, और आपको ईद मुबारक। आज ईद डे के ऊपर आपको मैंने ज़हमत दी। बाबर साहब, मुल्क में कोरोना वायरस है, हाल आपके सामने है। हुकूमती इक़दामात पर थोड़ी सी रोशनी डालें। क्या समझते हैं कि जो कोविड-19 के हवाले से इमरान खान की हुकूमत इक़दामात कर रही है वो अप टू द मार्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अब्बास, और थैंक यू वेरी मच समा एंड द ऑनरेबल होस्ट सिटिंग व्हिच आई कांट सी। दो चीज़ें पहले मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि पाकिस्तान के लिए ये ईद 73 साल में पहली दफ़ा हर साल 2 ईदें आती हैं, कभी खुशी कभी गम वाली है। लोगों ने ईद की तो खुशी थी, लेकिन 2 सानहे ऐसे बड़े हुए कि इंसान का चले जाना दुनिया से और बेवक्त चले जाना और बज़ाहिर बिला वजह चले जाना, ये बहुत बड़ा सान्या होता है। पहला सान्या कोविड-19 में बेशुमार जाने गई हैं। दूसरा सान्या कराची, जिसमें अबाउट 100 पीपल होते हैं। ये बहुत ही बड़ा नुकसान है, और बहुत ट्रेंड लोग, जिस तरह यहाँ पे डॉक्टर्स गए, वहाँ पे हमारे एरोनॉटिकल और एविएशन के बहुत ट्रेंड लोग चले गए। पाकिस्तान में जो कोविड के हवाले से 3 यार्ड स्टिक्स हो सकती हैं कि जिस पे पॉलिसी ठीक थी या नहीं थी, हुकूमत कामयाब हुई नाकाम हुई, रियासती इक़दामात काफ़ी थे नाकाफ़ी थे। पहला तो ये है कि इसका कंपैरिजन हम तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ करें। राइटली सो ज़रूर कीजिए। तरक्की याफ्ता मुल्क कोई एक भी ऐसा नहीं है जहाँ पे फूड चेन ना टूटी हो, यानी खाने पीने की चीज़ें मार्केट से गायब ना हुई हो। पाकिस्तान पे, आप सब पे, आपके सुनने वालों पे इससे बड़ा कोई करम नहीं हो सकता हम पे कि पाकिस्तान में ऐसा किसी जगह भी नहीं हुआ। और प्राइस कंट्रोल भी बड़ा इफेक्टिव रहा रिलेटिवली। कराची में कुछ इलाकों में कुछ दिन हुआ, लेकिन वो भी ठीक हो गया बाद अज़ां। इसलिए फूड चेन के हवाले से बहुत बड़ी हमारी मैनेजमेंट दुरुस्त रही है। दूसरा ये है कि लोग बात कर रहे होते हैं ना स्वीपिंग स्टेटमेंट। मैं बल्कि अपने इंटरनल किसी ग्रुप पे भी कह रहा था, बहुत बड़ा पावरफुल ग्रुप है, मैंने कहा ये स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दें, ये नाकाम हो गया, ये कामयाब हो गया ना कहें। स्पेसिफाई करके एरिया बताएं कि कहाँ पे क्या हुआ। मैं आपको मसलन उसकी, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था दुनिया का जिसके साथ, जहाँ से कोविड शुरू हुआ जिस मुल्क में उसके 2 बॉर्डर्स लगते थे, एक नहीं। एक बॉर्डर हमारा तफ्तान वाला था, दूसरा हमारा गिलगित बल्तिस्तान वाला था। अब जाहिर है कि बॉर्डर को तो उसने रोंद के रख दिया ना, बड़ी बड़ी सुपर ताकतों के बॉर्डर भी उसने तस्लीम नहीं किए कोविड-19 ने। तो जब वो पाकिस्तान इफेक्टेड एरियाज में से सबसे पहला, द फर्स्ट इमीडिएट नेबर कंट्री, तो वहाँ जो 12,000 के करीब कहते हैं लोग थे हमारे ईरान में, उनमें से 7,000 पुश गए। तो कैसे हम दरवाजे 7 छोड़ दीजिए, 7 लोगों के लिए भी 1000 या 100 छोड़ दीजिए, ये उनका अपना मुल्क है। जिस तरह आपको राइट है, मुझे है, किसी बड़े ओहदेदार को है, उनको भी राइट था। वो मैनेजमेंट, उसको भी टेस्ट करने का यार्ड स्टिक ही है
कि मिसाल के तौर पे वीडियोस ऐसी दिखाई गई सोशल मीडिया पे और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसने भी पिक की कि जी मुझे रोटी सही नहीं मिली। फिर जो दूसरा था कि पूरी SOPs के ऊपर अमल दरामद किया गया, जो जहाँ नहीं हुआ वहाँ नहीं हुआ, लेकिन जनरली हुआ। आप इस घर में तशरीफ़ लाए तो यहाँ भी आपको नज़र आया कि ठीक है, तो सारी जगह है। अब ये स्वीपिंग स्टेटमेंट देना कि पाकिस्तान देखिए जी खुल गया और ये हो गया, वो नहीं करना चाहिए। इसलिए उस सिलसिले में उसकी यार्ड स्टिक ये है कि जो काउंट है वो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में आज भी, अल्लाह करे कोई भी ना मरे, वहाँ भी ना मरे, यहाँ भी ना मरे, और तो इसलिए डेथ काउंट के एतबार से भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहा। परसों 50 पे हम पहुँचे और फिर 30s पे आ गए। तो इसलिए अल्लाह की ये मेहरबानी है, इज़हार तशक्कुर करना चाहिए, उसकी इनायत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तीसरा ये था कि पाकिस्तान के पास तो पैसे कितने थे जब पाकिस्तान मिला इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मौजूदा गवर्नमेंट को, अभी 2 साल नहीं हुए। ट्रिलियंस में अमेरिका ने डॉलर्स में दिए और पाकिस्तान ने भी एशिया का बहुत बड़ा पैकेज दिया। 2 दिन पहले रमज़ान से, ईद से पहले चीनी के ऊपर एक बड़ी तारीखी रिपोर्ट आई जो कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने वादा किया था कि उसको वो पब्लिक करेंगे। कितना मुश्किल फैसला था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हमेशा से कहते हैं कि बहुत बड़ा माफिया है इसमें इन्वॉल्व। कौन है जिसने मैं नहीं चखी, कौन झूठी कसम उठाता है, मैं कदे से जो बच निकलता है उनकी आंखों में डूब जाता है। ये इतनी गहरी खाई थी, इसमें सारे डूबे। इसीलिए किसी हुक्मरान ने हिम्मत नहीं की, और फिर सबको पता था कि अक्रॉस पार्टी लाइन बहुत सारे लोग शरीक हो सकते हैं। 2 बड़ी जो मुझे ज़ाती तौर पे पता है मैं वो शेयर कर सकता हूँ। एक पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से धमकी थी और दूसरा फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से धमकी। इससे बड़ी धमकी और किसी गवर्नमेंट के लिए क्या हो सकती है जो स्लिम मेजॉरिटी के ऊपर खड़ी हो कि आप रहेंगे तो फिर देखा जाएगा। फिर जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उन सब को भी टैप किया गया मुख्तलिफ तरीक़ों से, जिसमें धमकी भी शामिल थी। ये भी फैसला हुआ कि इसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो मुलव्वस हैं चलाई जाएंगी। आप तो मारूफ कानूनदान हैं जी, क्या ये मुमकिन होगा हुकूमत के लिए या तहकीकाती इदारों के लिए कि इसके बाद, रिपोर्ट के बाद जो लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए अक्रॉस द बोर्ड? 3 कार्रवाइयाँ बड़ी होंगी, मैं बता देता। ये पहली दफ़ा ही किसी ने सवाल किसी से पूछा। पहला तो ये है कि इसमें रिसीवेबल्स रिकवरेबल्स हैं। मिसाल के तौर पे धोखा हुआ किसान को, अरबों रुपए उसके नाम पे गए, 30% तक लोगों ने क्रशिंग, वो दिखाई नहीं। गुड़ बनता है पाकिस्तान में 3.5 से 4.5% के, बाकी तो जाहिर है कहीं क्रश हुई कहीं गई। दूसरा, जो एक्सल लोड 20 मीट्रिक टन जिस ट्रक का था उस पे 65 से लेके 80 मीट्रिक टन तक दिखाई गई कि अफगानिस्तान गई। अफगानिस्तान में इतनी चीनी पहाड़ बनाने थे उन्होंने नए चीनी के। तो ये सारा जो कुछ भी हुआ, इसमें से जो रिसीवेबल्स हैं वो वापस लेके जिन लोगों को लूटा गया उनको वापस किए जाएंगे। दिस इज स्टेप नंबर 1। दूसरा, जो प्रोसिक्यूशन है उसकी 2 किस्में होंगी। एक तो ये कि मिसाल के तौर पे अगर कोई कंपनी है उसने कोई गड़बड़ की है तो ऑर्डिनेंस के नीचे भी, कंपनी एक्ट के नीचे भी कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। फिर FIA है कुछ उसकी दायरा इख्तियार में, जो देखा है मैंने वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ द लॉ। और तीसरा फिर जो अकाउंटेबिलिटी का इदारा है उसके पास भी मुकदमात जाएंगे। ये ड्यूटी लगी है शहजाद अकबर साहब की कि वो ईद के बाद प्राइम मिनिस्टर को बाइफरकेट करके बताएंगे कि किस किस जगह क्या क्या बनता है, उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। ये दूसरा इसका पहलू हो गया। इसका तीसरा पहलू फिर ये है कि इन कार्रवाइयों के ज़रिए से जिन इदारों ने कंप्लेसेंसी और ज़ाती मुलाजमों का किरदार, रियासत के मुलाजमों के बजाय लोगों के ज़ाती मुलाजमों का किरदार अदा किया है, उसमें कुछ नाम आए हुए हैं, मैं नहीं बता सकता आपको। इदारे जब करेंगे शुरू तो कुछ बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं उसमें, और पॉलिटिकल नाम और बड़ी फैमिलीज, वो तो आपने देखा ही है। ये सारा होगा, क्यों नहीं होगा। चीनी रिपोर्ट के बाद और भी रिपोर्ट्स आएंगी? जी, चीनी रिपोर्ट्स के बाद और भी रिपोर्ट्स आएंगी। मसलन गंदम
रिपोर्ट है, मसलन कर्जा रिपोर्ट है, और मसलन जो इंडिया से दवाइयाँ सैकड़ों मंगवाई गई, काबीना ने इजाज़त दी थी लाइफ सेविंग ड्रग्स की, तो 12 वो थी जिनकी इजाज़त थी, उनमें से मैंने देखा तो एक था सांप के कांटे का इलाज की वैक्सीन, दूसरा था कुत्ते के कांटे के इलाज। ये तो लाइफ सेविंग है एसेंशियली, लेकिन जो किया गया वो भी आएगा। और ये याद रखें कि जो सीमेंट के सेक्टर में भी कीमतों में जो इजाफा वो बहुत सख्त प्राइम मिनिस्टर नोटिस लिया, उसके ऊपर भी एक प्रोब भी चल रही है और एक गुफ्तगू भी चल रही है। उसके बाद फिर जो पाकिस्तान में महंगी बिजली है उसके ऊपर भी है। दवाइयों वाली आपने बात की, ये अचानक किस तरह मामला दवाइयों वाला इस इन बिटवीन ये सारा मामला शुरू हो गया? ये फिर आप देखिए ना, अहले नज़र बैठा हुआ है ना, जो नज़र रखता है हर चीज़ के ऊपर, वो बड़ी हैरान कुन सिस्टम है जिसमें से कुछ चीज़ बच के नहीं जा सकती इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच बाबर साहब, आपने ईद के दिन हमें वक्त दिया। नहीं, शुक्रिया आपका भी और आपके एंकर्स का भी, समा का भी। मीठी ईद पर मीठी सी आवाज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। हमारे साथ कोयटा से कम उम्र गुलकारा उरूज फातिमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उरूज, कैसे हैं आप? ईद कैसे गुजरी है? कितनी ईदी मिली अभी तक आपको? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ये तो बताए ना, खामोश सी हो गई आप। खैर मुबारक। नया जोड़ा पहना है जी, या फिर जो सबसे अच्छा जोड़ा था वो निकाल के वो पहना है? क्योंकि शॉपिंग तो बहुत मुश्किल थी इस बार। न्यू है। अच्छा, बहुत प्यारा है। बहुत अच्छा है। कितनी ईदी मिली? ईदी मिली है, लेकिन लोगों के घर इतना गए नहीं है, तो पहले से कम मिली। जिस तरह पिछली बार मिलती थी उतनी नहीं मिली। ये जो आपका ईदी इकट्ठा करने का शौक है ना, ये तो मुझे नजर आ रहा है। कोई छोटा बच्चा आसपास में जिसको आपने सोचा हो कि मैं ईदी दूं? मैं ईदी मतलब भाई ईदी सिर्फ लेनी नहीं होती, किसी न किसी को देनी भी होती है। कोई तलाश करके नहीं, मैं तो छोटी हूँ ना, मुझे ईदी मिलनी चाहिए। क्या बात है, जबरदस्त। तो ये बताइए कि अब देखिए ना, ये ईद तो हमारी है बहुत सारी एहतियात के साथ, लेकिन जो आपकी इससे पहले की ईद रही उनमें आपका क्या मामूल रहता था? आपको किनके यहाँ जाना का सबसे ज्यादा शौक था, या किनका आप इंतजार करती थी कि ये आए तो फिर मेरी इनसे मुलाकात हो घर पर? देखिए, इस बार की जो ईद है वो पहली ईदों से बहुत डिफरेंट है। मतलब पहली ईदों में हम लोग पार्क जाया करते थे, या हमसायों के घर, या रिश्तेदारों के घर, कजन्स के घर, लेकिन अब वो नहीं है। अभी घर में ही बस बैठ के तैयार होकर। अच्छा, तो घर में कोई दावत का एहतमाम हुआ? कोई घर में आया? अगर आप किसी के घर नहीं गई तो आपके घर कोई आया? जी बिल्कुल आए हैं। आते हैं लोग। ईदी एक मिशन लग रहा है रूज का। जी। और मुझे ये भी बताएं ना कि आपने कुछ घर वालों का हाथ बटाया किचन में जाके? कुछ बनाया आपने? खुद भी कुछ कुकिंग की थोड़ी बहुत क्या? या शौक है, नहीं है? शौक तो है, लेकिन मेरी ये बात है ना कि मैं जब भी कुछ बनाती हूँ वो खराब हो जाता है। हाँ, इसका मतलब सिर्फ खाने का शौक है? इसलिए मैं नहीं बनाती है। खाना खाने का शौक है, पकाने का नहीं? खाने का शौक है, बस खाने का। फेवरेट क्या है जी? फेवरेट क्या है, पसंदीदा ईद के लिए? बिरयानी। बस कौमी डिश है। अच्छा, वैसे ये सबको अच्छी लगती है। जिनको कुछ पकाना नहीं आता वो खाना बहुत अच्छा खाते हैं और ज्यादा खाते हैं। बिल्कुल। अच्छा उरूज, आपकी आवाज़ तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में धूम मचा दी आपकी आवाज़ ने। क्या कभी ऐसा हुआ है कि फैमिली गैदरिंग हो और वहाँ पर आपको एक आ जाए कि उरूज गाना सुना दो और जो गैदरिंग है उसको 4 चांद लगा दो? बिल्कुल, बहुत दफ़ा हुआ है। जब भी फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग हुई है या कजन्स के साथ, तो ज़रूर गाया है। और थोड़ा सा गुनगुना दे जिसकी फरमाइश सबसे ज्यादा की जाती हो। मतलब हर गाने की, जिसको जो गाना सुनना होता है, अगर मुझे आता होता है सुना देती हूँ। बस सुना दे, आज भी कुछ हमें अच्छा लगेगा। अच्छा, सुना देती हूँ। बातें तेरी
जाती हूँ सिरहाने आसमां, जाने कहाँ क्या साज, क्या आवाज़, बस जल तरंग था, बजे चला जा रहा था। सिलसिला वैसे रुकना नहीं चाहिए। एक और गाना प्लीज, लैला लैला प्लीज, लैला लैला प्लीज नाउ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। रोज खुश रहिए, आमत रहिए, रियाज करती रहिए। बहुत अच्छी आवाज़, बहुत अच्छा अंदाज। और इस तरह के गाने जो है ना वो सुन के आप झूमने में मजबूर हो जाते हैं। मैंने देखा। आगे बढ़ते हैं और सियासी रहनुमा की दफ़ा फिर से बात करते हैं कि हमारे सियासतदान ईद के साथ से गुजारे हैं। इस दफ़ा हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा भाई बेहद शुक्रिया। सबसे पहले तो ईद मुबारक, और ये बताएं कि ईद कैसे गुजरी है और अब तक क्या खाया पिया? जी खैर मुबारक आपको भी और तमाम आपके देखने सुनने वालों को सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ये ईद बड़ी ही आई थिंक लाइफ की बिल्कुल मुनफरिद ईद है। जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में और ख़ुसूसन पाकिस्तान में कोरोना वायरस की एक वबा है। अब चूँकि वैसे ही गरीब मुल्क हैं तो हमारे यहाँ वैसे गुरबत ज़्यादा है, और इस रमज़ान और ईद के त्यौहार में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक अजीब सा सीन हो जाता है कि जहाँ पर कोशिश ये होती है कि हर आदमी खुशियाँ मनाए, हर घर वाले अपने बच्चों के साथ खुशियाँ मनाएं। तो हमारी भी ये ईद बहुत अच्छी है इस हवाले से कि अल्लाह ने बहुत करम किया
कि हमें ज़रिया बनाया बहुत सारे घरों में खुशियाँ बांटने के हवाले से, और बहुत सारे घरों में खुशियाँ बटी हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सारा क्रेडिट देता हूँ अपने कारकुनों को, ज़िम्मेदारों को, पूरे रमज़ान भर में और उसके ईद के दौरान भी। तो इस हवाले से ये ईद बहुत अच्छी है कि मेरा नहीं ख्याल है कि हमने शायद इससे ज़्यादा खुशी कभी महसूस की हो किसी ईद में। ऑल्दो कि अपने लिए तो इंसान सब कुछ करता है, हमेशा से करते चले आ रहे हैं, लेकिन दूसरों को खुशियाँ देकर, और वो खैर हम क्या दे सकते हैं, अल्लाह ज़रिया बनाता है, अल्लाह ने करवाया सारा, और दूसरों को खुश करके ख़ुद खुश होना, तो मैं समझता हूँ कि ईद इस हवाले से बहुत मुनफरिद है। और मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, तमाम कराची वालों को, सिंध वालों को, पाकिस्तान वालों को, कि आपको ये मुनफरिद ईद जो है वो बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको आपके मसाइल कम करे, हल करे, और आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। वाह मुस्तफ़ा कमाल साहब, सच्ची खुशी क्या होती है ये तो आप हमें बता रहे हैं। सच्ची खुशी मिलती है अगर फेवरेट डिश आपके सामने आ जाए। तो मुझे ये बताइए, ईद पर नाश्ते में पसंद क्या, ख़ास तौर पर वो कौन से पकवान हैं जिनकी आप फरमाइश करते हैं, ख़ास डिशेस कुछ? सवैयाँ तो बनती हैं, फिर कुछ जो है वो मीठे के साथ कुछ नमकीन का जो है वो रहता है, तो शामी कबाब वग़ैरह और हलवा पूरी का नाश्ता सुबह हो जाता है, कीमा बन जाता है उसके साथ साथ। तो हमारे यहाँ तो अभी ये हुआ है सुबह। ठीक, मुस्तफ़ा भाई हमने ये भी सुना है कि आप खाना बहुत अच्छा पकाते हैं, खुश खुराक तो आप है जैसे आप बता रहे हैं, यानी खाते भी बहुत अच्छा है, पकाते भी बहुत अच्छा है, तो घर वालों के लिए कुछ पकाने का इरादा है? मैं बनाता था, और जब मैं स्टूडेंट था मैं बनाता था खाना, हॉस्टल लाइफ में बाहर जब रह रहे थे, तो बहुत दिन हो गए खाना बनाए हुए, लेकिन मैं बनाऊँगा तो मुझे आई कैन बेट कि मैं अपनी वाइफ से तो अच्छा ही बना लूँगा। कढ़ाई कम से कम मैं अच्छी बना लूँगा, सारी डिशेस नहीं, वो बहुत अच्छी कुकिंग करती है, लेकिन ये कि चूँकि वो मुनफरिद होगी वो चीज़, घर वालों के हाथों का खाना खाते खाते यूज्ड हो जाता है, तो अगर हमारे खाने में कोई कमी भी होगी तो शायद वो अच्छी लगेगी, इसलिए कि वो डिफरेंट हो जाएगा थोड़ा। तो बट मैंने अभी तक कोशिश नहीं की और प्लान भी नहीं किया। लेट्स सी कि कोई अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो फिर कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा ज़रा ये तो बताइए, अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम को बड़ा तजस्सुस होता है कि क्या उन्हें भी ईदी मिलती है? मुस्तफ़ा कमाल को किससे और कितनी ईदी मिलती है? इसको तो जो सीक्रेट रहने दें इस वाली बात को। मैं खैर कहाँ किसी को ईदी दे सकता हूँ, बट इस वाली बात को थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि मुझ तक ही रहे। ठीक, तो मुस्तफ़ा भाई इस ईद पर सियासतदानों को, अवाम को, कौम को नए दिन के प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम देंगे आप? मुस्तफ़ा कमाल को ईदी देने वाले बेचारे जो है वो रहे नहीं इस दुनिया में, अम्मी अब्बू रहे नहीं, और जो है वो हाँ मेरी एक आंटी हैं, वो मुझे देती हैं, वो मुझ तक पहुँचती नहीं हुई थी। वैसे मैं पूछूंगा, बच्चों के हवाले होती है, वो वहीं बीच में गायब हो जाता है और हो जाती चीज़ें। फिर मेरे अंकल्स हैं दो मेरे, तो वो बाहर हैं मुल्क से, तो वो उनकी ईदी आती नहीं है यहाँ पे। उनको देना चाहिए मुझे ईदी, वैसे उन्हें मुझे देना चाहिए ईदी एनीवे, लेकिन ये कि उनकी ईदियाँ आती नहीं हैं। तो ऐसा जो है वो हम ही बुज़ुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए। मुस्तफ़ा साहब, शमन PSP, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। ईद मुबारक जनाब। वेलकम बैक वंस अगेन। ज़फ़र साहब क्यों ना सबसे पहले तैयारा हादसे की बात करें। आप इमदादी कामों में मसरूफ रहे, क्या दर्दनाक मनाजिर आपको देखने को मिले? देखें, दर्दनाक मनाजिर तो बहुत ही खतरनाक थे कि सामने लाशें पड़ी हुई हैं, कोई एक लोहे का पीस है 4-4 बॉडियों के अंदर एक साथ घुसा हुआ है। जहाज़ की सीटें जो होती हैं उनके जो लोहे होते हैं वो लोगों की बॉडियों में घुसे हुए हैं। जहाज़ का पर तकरीबन कोई 40 बॉडियों के ऊपर पड़ा हुआ है। आपके सामने तो बॉडीज़ हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। फिर जो बॉडीज़ आग तरीके से जल चुकी थी उनको इस तरीके से निकालना था कि जो उनका बॉडी पार्ट अंदर फंसा हुआ है वो कहीं वहाँ ना रह जाए, क्योंकि पानी आग बुझाने के लिए इतना डाला जा रहा था, तो तकरीबन कोई आधा फीट से ज़्यादा पानी था वहाँ पर, और पानी गर्म बहुत ज़्यादा था, तो उसके अंदर का किसी का बॉडी पार्ट अंदर रह जाता उसको ढूंढ के वहाँ तक पहुँचाना, क्योंकि पहले ही
अंदाजा हो गया था कि ये बॉडियां तो शिनाख्त के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। शायद 6-8 बॉडियां जो शुरू में निकली थी वो शिनाख्त के काबिल थी, उसके बाद तो बहुत बुरा हाल था। और अभी जो आज की सूरत हाल है वो भी बहुत ही दर्दनाक है। लोगों के घरों में इंतज़ार हो रहा है कब उनके प्यारों की मैयतें शिनाख्त होंगी। अभी कल मैं मलीर में भी था तो बकरा पीढ़ी के पास जो लड़की आ रही थी अपनी शादी के बाद पहली बार अपने माँ बाप के पास, अलवीना, अब उसकी बॉडी नहीं मिल रही है। अब जब उनकी फैमिली को रात में ले जाके फिर उनकी फैमिली को वापस घर छोड़ा। अब कल हमने जब वीडियो डाली कि भाई इनका DNA ऐसा भी क्या कि आपके जहाज में कोई गिर गया, उसकी जल गया और आपका इदारा उनसे राब्ता ही नहीं कर रहा। तो उसके बाद फिर PIA वालों ने उनसे राब्ता किया और उनसे बोला नहीं आपकी बहन बेटी की बॉडी तो आइडेंटिफाई हो गई है। अब वो फिर दौड़ते फिर रहे हैं रात भर, बोले कहाँ आइडेंटिफाई हो गई, हम वारिस हैं, हमें नहीं मिल रही, आपने कैसे पहचान लिया? कह रहे नहीं पेपर में लिखा हुआ है। अब बात ये कि कोई खुसूसी टीम बनाई जाए जो इन लोगों से राब्ता करे। अब तो 48 घंटे हो गए, 50 घंटे, अब भी इनको किसी सिस्टम में नहीं लाया जाएगा। कुछ नंबर्स भी अनाउंस किए थे, डेस्क भी बना रहे थे, तो वो सब कुछ लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा, एक्सेस नहीं है, क्या मसला है? किससे राब्ता करें? वो एयरपोर्ट पर राब्ता करें, वो इश्तियाक साहब से राब्ता करें जो DNA कर रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी में। वो जिससे राब्ता कर रहे हैं हर बंदा एक नई बात बोलता है। वो कहते हैं सैंपल दे दो, सैंपल यकीन जाने रात को 3 बजे हम गाड़ी लेकर गए, उनकी फैमिली को उठाया, लाके कराची यूनिवर्सिटी में उनका DNA कराया। रहते हैं, उनसे राबिते में रहते हैं, अमलन बहुत कुछ करते हैं। ये बताइए, ये जो कोई हादसा हो जाता है ना, वो जिन पे गुजर रही है उनके लिए तो कर्ब है, लेकिन इसके असरात बहुत दिनों तक रहेंगे। वैसे भी लोग घबराते हैं सबसे, जहाज उनकी आंखों के सामने गिर गया। वो जो इलाके के लोग हैं ना, वो कितने अब खौफजदा है, वो कितने परेशान है, उनको कितना दुख है सबका। देखें बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार हैं वो सारे लोग, और जिनके घर इसके अंदर मुतासिर हुए हैं, जिनके घर के लोग जल गए, वो जो लोग 80% जली हैं ख़वातीन, मुझे नहीं मालूम उनका क्या होगा आगे, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। घरों का फ्रंट लोगों का तबाह हो गया, कुछ के घर तकरीबन समझे गिराए जाएंगे। अब मैं कल गया था वहाँ पर, तो अभी मलबा वहाँ पर है उसी तरीके से, लेकिन पूरा लॉक किया हुआ है। लेकिन लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ है, और जिनकी गाड़ियाँ ये सब कुछ जल गई उनका तो मुझे मालूम नहीं कब क्या ऐलान होगा। लेकिन मैं इस वक्त तो यही मुतालबा करूंगा हुकूमत से कि भाई आपकी टीमें इनके घरों पे कब पहुंचेंगी, जो लोग अपने बच्चों के साथ बैठे सिर्फ टीवी देख रहे हैं, कि अब अगली खबर क्या आएगी हमारे बाप के लिए, हमारी भाई के लिए, हमारे 3 हमने दफना दिए घर के लोग, चौथा नहीं मिल रहा। अभी जो बच्चा यहाँ से आलियान, मैं कल भी उसके घर पे था जब उसकी बॉडी दफनाई जा रही थी, तो उसके घर वाले रो रो के यही बोल रहे थे कि हमने इसके बच्चे के माँ बाप को परसों दफनाया, बच्चे को आज दफना रहे हैं, और इसकी बहन जो 7 साल की उसका अब तक कुछ नहीं पता चल रहा। तो बात ये कि कोई एक नुमाइंदा तो होना चाहिए ना जो इस डिजास्टर पे बात करे उनकी फैमिली से कि भाई आपके प्यार है। और मैं फिर वही बात बोलूंगा कि अब जब एक फैमिली अपनी बच्चे को, अपनी बेटी को आइडेंटिफाई कर ही नहीं पा रही, वो कह रही है यहाँ तो एकदम जले हुए गोश्त के बड़े बड़े पीसेस है, मैं इसमें कैसे शिनाख्त करूं? DNA रिपोर्ट कब आएगी? आप उनको बोले जी हमने तो आइडेंटिफाई कर लिया है। बगैर DNA के आपने किस तरह आइडेंटिफाई कर लिया? उस लड़की के हाथ में घड़ी थी, सारी बॉडीज मैंने उस फैमिली के साथ चेक की, कितनी बॉडीज हम ढूंढते रहे रात भर। सही कि जिंदगियों में क़यामत बरपा हुई है, उसका तो कम से कम अजाला कर लें, उसका तो कम से कम इस तरीके से कोई हल निकालें कि प्यारों को उनकी डेड बॉडीज बेहतर तरीके से पहुंचे। एटलीस्ट वो ऐसे जो हैं रुले तो ना। आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं, आपके पीछे मैं देख रही हूँ कि राशन के बैग्स काफ़ी सारे हैं। आप प्लीज़ ज़रा मुझे ये भी बताइएगा, इससे मुतालिक भी रहनुमाई कीजिएगा कि ये तकसीम करने हैं, अगर आप थोड़ा सा कैमरा घुमाकर दिखा सकें तो इससे मुतालिक थोड़ी सी डिटेल शेयर कीजिएगा। देखें इस वक्त भी ये पोजीशन है यहाँ पर, हमारे यहाँ पिछले 75 डेज से नॉन स्टॉप ऑपरेशन चल रहा है, और हम जो है अभी हम ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर दिखा रहे हैं लोगों को। देखें आप देख सकती हैं आटे के ट्रक सुबह से उतर रहे हैं यहाँ पर, चूंकि जहाज़ की वजह से हादसे के 2 दिन सप्लाई डिस्टर्ब रही है, तो अब उसको सुबह से शुरू कर दिया गया है। हम तकरीबन रोज़ाना कई हज़ार बोरे निकाल लें, सैकड़ों गाड़ियां निकाल लें, और ये ऑपरेशन नॉन स्टॉप चल रहा है। ये पहला स्कूल है, इसके बराबर वाला स्कूल भरा हुआ है, वहाँ गाड़ियां लगी हुई हैं अभी सुबह से, और ये माल निकल रहा है नॉन स्टॉप। यही वजह है कि रात भर उन फैमिलीज के साथ है, सुबह से यहाँ पर है सब लोग, और कोशिश कर रहे हैं जो लोग मुतासरीन हैं, जो कम से कम भूख की वजह से जिनकी ईद बर्बाद हो रही है, यही पूछना था जफर भाई, यही पूछना था, क्योंकि देखिए ये सानिहा तो हुआ, ये तो अभी की बात, बहुत दिन हमें याद भी रहेगी, लेकिन लोगों को रिलीफ के लिए कि जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन करना पड़ा, SOPs बनाने पड़े, ऐसे SOPs बनाने पड़े कि लोगों को बहुत ज़्यादा इनकरेज ना किया जाए कि वो बाहर आएँ, वो घर तक महदूद रहें, इसका इंतज़ाम किया गया। सबसे ज़्यादा मेहनत कश मुतासर हुए हैं, और आपको सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों के लिए काम करना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कितना आपको स्टफ इकट्ठा करना पड़ता है, कितना सामान इकट्ठा करना पड़ता है, और फिर उससे कितने लोगों को आप फ़ायदा पहुँचा पाते हैं? वो जो बुनियादी ज़रूरत है, बुनियादी ग़िज़ा, वो पहुँचा पाते हैं?
देखिए इस वक्त तकरीबन 30,000 से ज़ायद बैग यहाँ तैयार हैं, जो आज रात तक नहीं तो कल दिन तक सारे निकल जाएंगे, और जो पीछे से दोबारा पैकिंग होगी वो इंशाल्लाह एक दिन में इतनी बैग तैयार हो जाएंगे। 24 आवर ये काम जारी है, और ये इस वक्त एशिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन बन चुका है। एक दिन भी ऑपरेशन नहीं रोका है। बस ये जहाज के इंसिडेंट की वजह से सारे वॉलंटियर्स वहाँ लगे थे, सारी टीमें वहाँ लगी हुई थी। कोशिश ये कर रहे हैं, देखे जिनके पेट में खाना नहीं है ना, उनको ना लाल कपड़ा पसंद आ रहा होगा, ना उन बच्चियों को अपनी सैंडल पसंद आ रही होगी, ना हाथ में चूड़ियां पसंद आ रही होंगी। उनके पेट में खाना ही नहीं है। वो अपनी माँ को बस यही बोल रहे होंगे, अम्मी जान खाना तो दे दे। माँ क्या करे, बाप को कितना प्रेशर ने इस बार जो कपड़े बांटे, आप यकीन करें मिडिल क्लास लोगों के घरों में देने पड़े हमें कपड़े। अल्लाह। जफर भाई ये बताइएगा कि ये जो आप कह रहे हैं ना एशिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन आप कर रहे हैं रिलीफ के लिए, लोगों की मदद के लिए, अगले दिन, अगले हफ्ते, अगले महीने इसके लिए आपको पता होता है कि आप कितना स्टॉक इकट्ठा कर पाएंगे और लोगों तक पहुंचा पाएंगे, या फिर आप भी थोड़ा सा परेशान होते हैं कि मैं आने वाले हफ्ते में क्या करूंगा, लोगों तक सामान कैसे पहुंचाऊंगा? देखिए अगर हम अपने दिमाग के हिसाब से चलते तो शायद हम एक बोरा भी नहीं दे सकते थे। अभी मिलियंस ऑफ लोगों का राशन जेडीसी दे चुकी है। अगर मैं बोलूँ तो शायद 30-35 लाख अफराद का राशन यहाँ से निकल चुका है। मैं लेकिन कोई दावा नहीं करना चाहता, ये तो खुदा की तरफ से मदद मिल रही है, हम अपना हाथ रोक ही नहीं रहे। यहाँ अभी भी इस वक्त पोजीशन है कि आटा का एक बोरा रखने की जगह नहीं है। जैसे ही ये सामान निकलेगा दोबारा ट्रक उतरना शुरू हो जाएंगे, और ये ऑपरेशन नॉन स्टॉप चल रहा है। हमने तो इसको रोक ही नहीं रहे। हमने तमाम इलाके के लोगों को बोला हुआ है कि आप लोग दरखास्त दीजिए, गाड़ी लाइए, भरिए, ले जाइए, लाइए, दीजिए, ले जाइए। इस तरह से ये ऑपरेशन मुमकिन हो रहा है, वरना 30-35 हज़ार घरों पर राशन पहुंचाना कि मेरे जैसे इदारे की बस की बात नहीं है। सही। और जिस तरह से काम हो रहे हैं और जिस तरह से ये चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं, यकीनन हमारी तो यही दुआ है कि कोई घर ऐसा ना हो जहां पर चूल्हा ना जले, जहां पर चूल्हा ठंडा रहे। अल्लाह करे कि हर घर का चूल्हा जो है वो जलता रहे। ज़फ़र अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे, और राशन के हवाले से जिस तरह से उन्होंने बताया वो यकीनन मुझे तो हैरान ही किया कि एशिया का सबसे बड़ा, जिस तरह से वो जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तान जो है वो वैसे ही खैरात और सदकात करने में बहुत ज़्यादा आगे है, और सदकात और खैरात जो है वो शायद उसको पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लोग सबसे ज़्यादा ऊपर इसीलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यही वो चीज़ है जहाँ पर हमारी हुकूमत नाकाम हो जाती है तो वो काम आती है। वैसे भी ये जो बड़ा दिल है ना महक, इसका ताल्लुक जो है ना वो इंसान की जेब से नहीं होता, उसके दिल से होता है, उसके जज्बे से होता है।